तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 57 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एल्डर किंग जाओची से कहते हैं क्या तुम्हें ज़ोरो की बैकग्राउंड के बारे में पता है। उसे कहता है नहीं, मुझे उसकी बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो एल्डर किंग से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें उसकी बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ। एल्डर किंग से कहते हैं लैंड ज़ोरो का असली नाम कैंग जुई है। इस वक्त ब्लू विंड एम्पायर के जो एम्परर है वो उसकी इकलौती बेटी है, यानी कि वो ब्लू विंड एम्पायर की इकलौती प्रिंसेस है। ब्लू विंड एम्पायर की प्रिंसेस होने की वजह से उसे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा टाइटल दिया गया है, उसे ब्लू मून प्रिंसेस भी कहा जाता है। जाओची के पास सुनते ही बहुत हैरान होता है, कहता है क्या वाकई में वो एक प्रिंसेस है। लेकिन अगर यहाँ पर वो ब्लू विंड एम्पायर की प्रिंसेस है तो फिर वो न्यू मून पैलेस में क्या करने के लिए गई थी, वहाँ पर एक डिसाइपल बनकर क्यों रह रही थी। एल्डर किनो से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त इंपीरियल फैमिली में क्या कुछ चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पता होगा कि इंपीरियल फैमिली में इस वक्त सिविल वॉर चल रही है। ऐसे तकरीबन 3 साल पहले एम्परर अचानक बीमार हो गए थे। एम्परर के बीमार होने के बाद एक बहुत ही जीनियस डॉक्टर उनके पास आया। उसने आकर उनको चेक किया और उनको चेक करने के बाद उसने कहा एम्परर की लाइफ वेन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसके डैमेज होने की वजह से एम्परर के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। वो दोबारा कभी ठीक नहीं हो पाएंगे और उनकी हालत इसी तरह खराब रहेगी, वो बिस्तर के ऊपर पड़े रहेंगे और 5 साल के बाद वो मर जाएंगे। ये यहाँ पर फैलते ही कि एम्परर क्योंकि 5 साल के बाद मरने वाले हैं तो उनके दोनों बेटे, एक क्राउन प्रिंस है और एक थर्ड प्रिंस है, उन दोनों में आपस में एक जंग छिड़ चुकी है। वो दोनों नए एम्परर बनने के लिए यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रिंस ने अपने लिए बर्निंग सेक्टर से मदद मांगी है, जबकि थर्ड प्रिंस ने जाओ सेक्टर से मदद मांगी है। ये दोनों ही सेक्टर बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स हैं। एम्परर के दोनों बेटे यहाँ पर आपस में फाइट कर रहे हैं कि कौन यहाँ एम्परर बनेगा और उन्हें अपने बाप की जरा भी चिंता नहीं है। सारे अरसे में अगर किसी ने अपने एम्परर का ख्याल रखा है, अपने फादर का ख्याल रखा है तो वो रही उनकी बेटी है। उन्होंने इनका पिछले 3 साल से बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो यहाँ पर अपने दोनों भाइयों को काफी अरसे से रोके हुए हैं। उसी की वजह से वो दोनों भाई अपने फादर को मारने से रुके हुए हैं, वरना वो तो अपने फादर की जान लेकर उसकी जगह के ऊपर नए एम्परर बनकर बैठ गए होते। एम्परर क्योंकि बीमार है और वो मरने वाले हैं, ये एक आखिरी ख्वाहिश है। पिछले कई सालों से उनकी एक ख्वाहिश थी। ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ज़ोरो ने अपने पैलेस को छोड़ दिया और वो आसपास के बड़े सेक्टर्स में जा रही है। वहाँ पर जाकर वो अपने लिए किसी जीनियस डिसाइपल को ढूंढ रही है जो कि उसकी मदद कर सके उसके बाप की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। जाओची हैरान होकर कहता है तो आपके कहने का मतलब क्या है, क्या ज़ोरो मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आई है, क्या उसने मुझे चुना है अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तो मुझे ये बताएं कि आखिर एम्परर की आखिरी ख्वाहिश है क्या, वो क्या चाहते हैं और आखिर उसकी ख्वाहिश मैं कैसे पूरी कर सकता हूँ। एल्डर किनो से कहती है मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। जल्दी यहाँ पर एक टूर्नामेंट होने वाला है जिसे ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट कहा जाता है। आज ये टूर्नामेंट 100 टाइम्स होने वाला है क्योंकि पहले ये 99 बार हो चुका है और पिछले 99 बार में पर हमारे ब्लू विंड एम्पायर से कोई ना कोई डिसाइपल हिस्सा लेने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन हमारे डिसाइपल्स में से कोई भी रैंकिंग को हासिल नहीं कर पाता क्योंकि हमारे डिसाइपल्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं। यहाँ तक कि हमारे भेजे हुए बच्चों में से कोई भी टॉप 100 की रैंकिंग में भी नहीं आ पाता। हमारे एम्परर की सबसे बड़ी ख्वाहिश और अब उनकी आखिरी ख्वाहिश यही है, वो इस टूर्नामेंट में हमारे ब्लू विंड एम्पायर के स्टूडेंट को देखना चाहते हैं जो कि टॉप रैंकिंग में आ सके। क्योंकि पिछले 99 साल से हमारे एम्पायर के ऊपर एक दाग लगा हुआ है कि हमारे एम्पायर से कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल टॉप 100 की रैंकिंग में नहीं जा पाया। हमारी प्रिंसेस कैंग जुई ने एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक को मास्टर किया हुआ है जिसको मोनार्च हार्ट सीक्रेट हार्ट कहा जाता है, जिसकी मदद से वो किसी के दिल के अंदर जाकर देख सकती है कि वो कितना ज्यादा सच्चा और कितना अच्छा है। यहाँ पर तुम्हारे दिल के अंदर जाकर देखा है, साथ ही उसने तुम्हारी किस्मत और तुम्हारे लक की तरफ भी देखा है कि तुम बहुत ज्यादा लकी इंसान हो। और ऊपर से आज तुमने जो शॉकिंग परफॉर्मेंस दी है उसको देखकर तुझे और भी ज्यादा पक्का हो गया है कि तुमने वाकई में एक सही इंसान का इंतखाब किया है। तुम इस बार के टूर्नामेंट में हमें रैंकिंग दिला सकते हो, इसी वजह से उसने यहाँ पर तुम्हें चूज किया है। एल्डर किनो से कहते हैं प्रिंसेस के यहाँ पर इस सिटी को छोड़कर जाने की एक और बड़ी वजह थी और वो बड़ी वजह फैन जुई चैन है, ह्यूमन सेक्टर का चैन जुई चैन जो कि एक बहुत ही एरोगेंट लड़का है और यहाँ पर क्योंकि सारे डिसाइपल से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पिछली बार के टूर्नामेंट में उस लड़के ने हिस्सा लिया था लेकिन उसने अपने बर्निंग ह्यूमन सेक्टर की तरफ से हिस्सा लिया और वो उस बार की रैंकिंग में टॉप 100 में से 4th पोजीशन पे ऊपर आया था। एल्डर किंग जाओची को सारी बात बताने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। जाओची इसी बारे में सोच रहा होता है, यहीं पर रात हो जाती है तो जाओची अपनी छत के ऊपर लेटा होता है और इसी बारे में सोच रहा होता है कि मैंने इस बारे में जरा भी नहीं सोचा था कि मैं ज़ोरो प्रिंसेस हो सकती है। हाँ मुझे पता था कि वो काफी ज्यादा परेशान दिखाई देती है, मुझे तो लगा था कि उसके फादर के बीमार होने की वजह से वो परेशान है, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके फादर एम्परर है और उसके कंधों के ऊपर पूरे एम्पायर की जिम्मेदारियां हैं, इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है और उसे बहुत सारे काम है, इसलिए वो मुझे टाइम नहीं दे पाती। जाओची कहता है एल्डर किंग ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर मेरे पास ज्यादा पावर नहीं होगी तो मैं इस टूर्नामेंट को जीतकर उसकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जबकि वो मुझे जहाँ पर टूर्नामेंट के लिए लेकर आई है तो फिर मुझे उसके लिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि मैं टूर्नामेंट में रैंकिंग हासिल कर सकूं। जाओची भी वहीं पर बैठा होता है कि ज़ोरो भी वहीं पर आ जाती है। वो उसे कहती है जूनियर ब्रदर जुन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे रूम के अंदर गई थी ताकि तुम्हें वहाँ पर देख सकूं, लेकिन तुम अपने रूम में नहीं थे, तुम यहाँ पर क्यों हो? कि तुम काफी ज्यादा परेशान हो जिसकी वजह से तुम यहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठकर कुछ सोच रहे हो, मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हें क्या मसला है। जाओची से कहता है मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले के ऊपर सोच विचार कर रहा हूँ, एक ऐसा मसला जो कि मेरी जिंदगी को बदल सकता है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। जाओची ज़ोरो से कहता है इस मैच के खत्म होने के बाद क्राउन प्रिंस और थर्ड प्रिंस दोनों ने मेरे पास इन्विटेशंस भेजे थे, वो दोनों चाहते हैं कि मैं उनकी तरफ से इस कंपटीशन में हिस्सा लूं, चाहते हैं कि मैं इस टूर्नामेंट में उन दोनों को रिप्रेजेंट करूं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उन दोनों में से कौन से प्रिंस के इन्विटेशन को एक्सेप्ट करूं। ज़ोरो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इन दोनों के इन्विटेशन में से किसके इन्विटेशन को चूज करना चाहिए? ज़ोरो से कहती है मुझे नहीं पता तुम्हें किसको चूज करना चाहिए। उसे कहता है एक तो क्राउन प्रिंस है जो कि बहुत ही जल्दी नया एम्परर बनने वाला है, जबकि दूसरा थर्ड प्रिंस है, दोनों ही प्रिंस है। अगर इन दोनों की रिक्वेस्ट में से किसी की भी रिक्वेस्ट को मना करूंगा तो मेरा दुश्मन बन जाएगा और मेरे लिए एम्पायर में रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ज़ोरो से कहती है मैं तुम्हारी बात जानना चाहती हूँ, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा डिसीजन क्या है कि तुम कौन से वाले को ज्वाइन करोगे, मैं यहाँ पर तुम्हारे डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। जाओची कहता है मैंने सुना है कि इस वक्त इंपीरियल फैमिली में काफी कुछ चल रहा है, इंपीरियल फैमिली वालों की हालत काफी खराब है और दोनों प्रिंस इस वक्त सिविल वॉर में हैं। तुमसे जानना चाहता हूँ क्या तुम चाहती हो कि मैं इंपीरियल फैमिली के मसले में दखल अंदाजी करूँ, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं इंपीरियल फैमिली में भी इस तरह के मसलों में खींचा जाऊँ? ज़ोरो से कहती है नहीं मैं सब बिल्कुल भी नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि तुम इंपीरियल फैमिली के मसलों में पड़ो क्योंकि ये मसले बहुत ज्यादा गहरे
हैं और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे तुम्हें देखा तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम कोई ऐसे इंसान हो जिसे अथॉरिटी या पावर की जरूरत है। जाओची उसे कहता है, हाँ ये बात सच है कि मुझे ना तो अथॉरिटी चाहिए ना ही मुझे पावर चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस सब में पहले से शामिल हो चुका हूँ। जोरो चिल्लाकर उसे कहती है, लगता है कि तुम्हें इस बारे में जरा भी नहीं पता कि इंपीरियल फैमिली के मसले कितने ज्यादा गहरे हो सकते हैं। अगर तुम एक बार इस सब में शामिल हो गए तो बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। जाओची उसे कहता है, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कह दी। ना तो इंपीरियल फैमिली में कोई इंटरेस्ट है और ना ही पावर और अथॉरिटी में। मुझे लगता है कि मुझे ये काम सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे ये काम करना पड़ेगा। फिर साथ ही जाओची उसे कहता है, सीनियर सिस्टर अब मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें ज़ोरो कहूँ या फिर तुम्हें प्रिंसेस कैंगजुई कहूँ। वो भी ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है, क्या तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है? कहीं एल्डर किन ने तुम्हें इस बारे में तो नहीं बताया? मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहती थी, नहीं है कि मैंने जानबूझकर तुमसे ये बात छुपाई है। जाओची उसे कहता है, जब पहली बार मैंने तुम्हें न्यू मून पैलेस में देखा था उसी वक्त मैं समझ गया था कि तुम यहाँ की नहीं हो। उसके बाद जाओ सेक्टर वालों से तुमने मेरी जान बचाई, हालांकि तुमने अपनी जान को दांव पर लगाकर मेरी जान बचाई थी और तुमने मेरा काफी ज्यादा ख्याल भी रखा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मुझे लगता था कि तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो। लेकिन कल जब मास्टर किम ने मुझे सब बात के बारे में बताया था मुझे पता चला ये सब कुछ तो तुम्हारी फैमिली मैटर्स की वजह से है। तुम मुझे यहाँ पर सिर्फ इसलिए लेकर आई हो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बाप की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तुम्हारा साथ दूं। इससे पहले मेरे साथ जो कुछ भी किया, मेरा जितना भी ख्याल रखा, वो सब कुछ सिर्फ एक नाटक था। ज़ोरो से कहती है, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं तुम्हें पहले से ये बात बता देती कि मैं एक प्रिंसेस हूँ और मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहती हूँ इस बार के टूर्नामेंट में, तुम कभी भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं होते। वजह से मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी कि जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूंगी और ये भी बता दूंगी मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आई हूँ। जाओची उसे कहता है, अब यहाँ से चली जाओ, मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम से बैठना है ताकि मैं इस बारे में सोच सकूं। जाओची वहाँ से आगे चला जाता है जबकि ज़ोरो पीछे से उसे नाम काटती रह जाती है। वो उसे कहती है, प्लीज रुक जाओ, बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, मैंने ये जानबूझकर तुमसे नहीं छुपाया। और साथ ही वो वहीं पर रोना शुरू कर देती है। जाओची उसे कहता है, तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे आंसू बहुत ज्यादा कीमती हैं। तो वहाँ पर थोड़ी देर बात करने के बाद इन दोनों में एक समझौता हो जाता है। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन इंपीरियल फादर के रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर एम्परर अपने बिस्तर के ऊपर लेटे होते हैं। पूरा जाओची को अपने साथ लेकर अपने इंपीरियल फादर के पास जा रही होती है। वो जैसे उसके चैम्बर में पहुंचती है, एम्परर के रूम के अंदर से एम्परर के पर्सनल डॉक्टर जिसका नाम गु कोई होंगे वो अंदर से बाहर निकल रहे होते हैं। तो उस डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर गु मुझे ये बताएं कि मेरे फादर इस वक्त कैसे हैं, उनकी हालत कैसी है? डॉक्टर गु से कहती है, एम्परर इस वक्त बिल्कुल ठीक है, वो रेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त तुम्हारे फादर तुमसे मिलना चाहेंगे, जाओ जाकर अपने फादर से मिल लो। डॉक्टर गु वहाँ से चले जाती है। डॉक्टर गु के जाने के बाद प्रो जाओची को उसके बारे में बताती है। वो उसे कहती है, यही वो मास्टर गु हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। 3 साल पहले इन्होंने मेरे फादर का चेकअप किया था और इन्होंने जो बात बताई थी कि मेरे फादर की लाइफ वेन डैमेज हो चुकी है, उनके पास सिर्फ 5 साल का वक्त बचा है। पिछले 3 साल से यही उनका एग्जामिन कर रहे हैं और यही उनको मेडिसिन दे रहे हैं। कि हमारा जाओची सोच रहा होता है, इसे लगता है कि डॉक्टर गु एक अच्छा इंसान है, लेकिन इस डॉक्टर के चेहरे को देखकर ये बता सकता हूँ कि ये अंदर से बहुत बड़ा कमीना और धोखेबाज है। इस दुनिया में अगर कोई मेडिकल सेंट है सिर्फ और सिर्फ मेरे मास्टर थे जो कि अब मर चुके हैं। एम्परर अपने बिस्तर के ऊपर बैठे होते हैं। वो ज़ोरो से कहते हैं, बेटा तुम आ गई और तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? जाओची उनके सामने रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, मैं ब्लू विंड परफाउंड पैलेस का इनर पैलेस डिसाइपल हूँ, मेरा नाम युंची है। एम्परर से कहते हैं, हाँ मैं बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ हूँ लेकिन मैंने तुम्हारा नाम कई बार सुना है, मैंने यहाँ पर सुना है तुमने क्या कुछ किया है। मुझे पता चला है कि मेरे ब्लू विंड परफाउंड पैलेस में एक लड़का आया है, एक लड़का जिसका नाम युंची है। उसने यहाँ पर एक लड़की को चैलेंज किया जिसका लेवल उससे ज्यादा हाई था। बड़ी आसानी से उसे हरा दिया, ना सिर्फ उसे हराया बल्कि उसने ओवरलॉर्ड क्लोसस स्वॉर्ड को भी उठा लिया। फादर प्रिंसेस से कहते हैं, तो बेटा क्या ये वही लड़का है जिसको ढूंढने के लिए तुमने पूरे 2 साल पैलेस से बाहर गुजारे हैं? सुनो अपने फादर से कहती है, हाँ फादर ये वही लड़का है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ पर आपको ये बताने के लिए नहीं लेकर आई कि मैं यहाँ पर एक और वजह से लेकर आई हूँ। तो जाओची कहता है कि ये एक डिवाइन डॉक्टर है, ये किसी का भी इलाज कर सकता है, वजह से मैं आपका ट्रीटमेंट करवाने के लिए इस लड़के को यहाँ पर लेकर आई हूँ ताकि ये आपको चेक कर सके। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 57 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जाओची एम्परर की कौन सी बीमारी को तशखीस करेगा और साथ ही उसके बाद क्या वो एम्परर की बीमारी का इलाज कर पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 58 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओची एम्परर के पास जाता है, ज़ोरो से अपने बाप के पास लेकर जाती है, उसे बताती है कि ये एक डिवाइन डॉक्टर होने का दावा करता है, यहाँ पर आपको चेकअप करने के लिए आया है, मुझे इस लड़के पर पूरा भरोसा है। जाओची एम्परर से कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बीमारी का इलाज ढूंढ सकूं, मुझे सिर्फ अपना हाथ दिखाएं। तो एम्परर जब उसके सामने अपना हाथ करते हैं, जाओची उसकी वेन्स को फील करता है, वो उसकी पल्स को चेक करता है। एम्परर से कहते हैं, तुम तो बहुत ज्यादा यंग हो, क्या वाकई में तुम एक डिवाइन डॉक्टर कहला सकते हो? तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी और एक जीनियस भी हो। चलो ठीक है, अगर मेरी बेटी को तुम्हारे पर भरोसा है तो तुम चेकअप कर सकते हो। जाओची अपनी परफॉर्म एनर्जी को एम्परर की बॉडी के अंदर वेन्स के जरिए से भेजता है और कहता है, मैं अपनी परफॉर्म एनर्जी को आपकी मेडियंस के अंदर भेजने वाला हूँ और इससे पता करूंगा कि आपकी बॉडी में ऐसा क्या चल रहा है। ये आपको रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है। जाओची अपना एग्जामिनेशन पूरा करने के बाद एम्परर से कहता है, एम्परर तो क्या आपकी बॉडी के ऊपर कोई कट का निशान है, कोई ऐसा कट का निशान जो 3 से 4 इंच लंबा हो और वो काफी अरसे से हो, यानी कि कम से कम 3 साल पुराना हो? एम्परर से कहते हैं, हाँ ये बात तो ठीक है, मेरी बॉडी के ऊपर एक स्कार का निशान है और वो इतना ही लंबा है, 3 से 4 इंच का, वो भी पूरे 3 साल पहले का है। ज़ोरो से कहती है, जूनियर ब्रदर युन मुझे ये बताओ, तुमने फादर को चेकअप किया है तो तुम्हें क्या पता चला? क्या तुम्हें पता चला कि मेरे फादर को कौन सी बीमारी है? जाओची से कहता है, हाँ मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे फादर को क्या है। तुम्हारे फादर को ना तो कोई बीमारी है, ना ही इन्हें कोई पॉइजन दिया गया है, ना ही जैसा कि डॉक्टर गु ने कहा था कि इनकी लाइफ वेन डैमेज हो चुकी है, ऐसा भी नहीं है, इनकी लाइफ वेन बिल्कुल ठीक ठाक है। बल्कि एम्परर की बॉडी के अंदर किसी ने एक पैरासाइट को दाखिल किया है, वो किसी ने खुद जानबूझकर इनकी बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया हुआ है जो कि इनकी लाइफ एसेंस को खा रहा है, वो इनकी वाइटैलिटी को निकलता जा रहा है ताकि ये 5 साल के ऐसे में मर जाए। ये पैरासाइट बहुत स्पेशल पैरासाइट होता है, इसे डिवाइवरिंग लाइफ बाइंडिंग पैरासाइट कहा जाता है। जब ये किसी की बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाता है तो वो उसकी बॉडी के अंदर उसके हार्ट के करीब वेन्स के अंदर बैठ जाता है, वहीं पर वो सारे उसके ब्लड को पीता रहता है, साथ साथ उसकी वाइटैलिटी और उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब
ऑब्जर्व करता है। इसकी वजह से इंसान स्लोली मरना शुरू कर देता है और किसी को भी उसकी बीमारी के बारे में पता नहीं चलता कि इसे क्या मसला है। पर जाउची से कहते हैं जैसा कि तुमने कहा, अगर वाकई में इस दुनिया में इस तरह का कोई पैरासाइट कीड़ा होता है, इंसान की बॉडी के अंदर से उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। फिर डॉक्टर गू, जो कि अपने आप को एक सेंट डॉक्टर कहते हैं, पिछले 3 साल से मेरा एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उन्हें इस बारे में पता क्यों नहीं चला कि मेरी बॉडी के अंदर एक पैरासाइट है, ताकि तुमने कोई गलती कर दी है। जाउची उनसे कहता है, एम्परर, मुझे लगता है कि आप मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि मेरी एज काफी ज्यादा कम है और आपको मैं किसी भी एंगल से एक डॉक्टर नहीं लग रहा हूँ, लेकिन आपको मेरे पर भरोसा करना चाहिए। मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ। इसलिए मुझे आपका एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा कि चेस्ट के ऊपर जहाँ पर वो छोटा सा कट का निशान है, उस जगह के ऊपर एक छोटा सा कट लगाऊंगा और वहाँ से वो कीड़ा बाहर निकलेगा और आप सभी लोग अपनी आंखों से उस कीड़े को देख सकते हैं। ज़ोरो अपने फादर से कहती है, फादर, मुझे इस लड़के के ऊपर पूरा भरोसा है, आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे इसके कैरेक्टर के ऊपर भी पूरा भरोसा है, जिस यहाँ पर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप इसको इजाजत दे दें कि आपकी बॉडी के ऊपर छोटा कट लगाकर दिखा दे। फिर जल्दी से अपनी शर्ट उतार देते हैं और वहीं पर लेट जाते हैं, जबकि जाउची अपनी परफॉर्म एनर्जी को रिलीज करते हुए उनकी चेस्ट के ऊपर एक छोटा सा कट लगाता है। जब जाउची वहाँ पर एक कट लगाता है तो उस कट के अंदर से एक छोटा सा कीड़ा बाहर निकलता है। पूरा उस छोटे कीड़े को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि एम्परर भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। उनकी बॉडी के अंदर से वाकई में पैरासाइट बाहर निकलता है। जाउची अपनी परफॉर्म एनर्जी को यूज करते हुए फिर से उस कीड़े को उसी की बॉडी के अंदर डाल देता है और ऊपर से उस जख्म को भी बंद कर देता है। ज़ोरो से कहती है, जाउची जी, तुम क्या कर रहे हो? इस कीड़े को जल्दी से बाहर निकाल दो। कहा कि ये कीड़ा बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये मेरे फादर की बीमारी की वजह है, तो इसको बाहर निकाल दो ताकि ये मेरे फादर बिल्कुल ठीक हो जाएं। जाउची से कहता है, नहीं, मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकता। अगर मैंने इस कीड़े को अभी बाहर निकाल कर मार दिया तो तुम्हारे फादर भी इसके साथ ही मर जाएंगे। ये कीड़ा तुम्हारे फादर की ब्लड वेन्स के साथ जुड़ा हुआ है। पर गुस्से के साथ चिल्लाकर कहती है, ऐसा कौन कर सकता है? कौन है ऐसा जिसने मेरी बॉडी के अंदर इस पैरासाइट को छोड़ा है? जाउची एम्परर से कहता है, एम्परर, अपने ज़हन पर जोर डालकर देखें, मुझे लगता है कि आपको सच्चाई के बारे में पहले से पता है। लगता है कि 3 साल पहले जिसने भी आपकी बॉडी के ऊपर कट का निशान लगाया था, उसी ने इस कीड़े को आपकी बॉडी के अंदर डाला है। ज़ोरो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, ये वाला कट तो डॉक्टर गू ने लगाया था। डॉक्टर गू ने मेरे फादर की मदद की थी। इनकी बॉडी के अंदर काफी सारा आइस कोल्ड ब्लड था। उस ब्लड को निकालने के लिए उन्होंने इसकी चेस्ट के ऊपर ये इंसिजन की थी। भाई डॉक्टर गू का ऐसा क्या मकसद हो सकता है? वो इस कीड़े को मेरे फादर की बॉडी के अंदर क्यों डालेंगे? पर जाउची की बात सुनने के बाद कहते हैं, मैं समझ गया। पिछले 3 साल से डॉक्टर गू यहाँ पर मेरा इलाज कर रहा है, लेकिन उसने कभी भी इस बारे में नहीं बताया कि मेरी बॉडी के अंदर एक पैरासाइट है जो मेरी लाइफ फोर्स को छीन रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, कि उसी ने तो इस कीड़े को मेरी बॉडी के अंदर डाला है। आखिर वो यहाँ पर अपने प्लान को फ्लॉप क्यों करेगा? ज़ोरो अपने फादर से कहती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि डॉक्टर गू ऐसा क्यों करेंगे। वो तो एक डॉक्टर है, मरीज की जान बचाना उनका फर्ज है। ताकि हमारी इंपीरियल फैमिली की सिविल वॉर में वो भी शामिल हो चुके हैं, उन्हें भी इंपीरियल फैमिली में कोई गद्दी चाहिए। एम्परर जाउची से कहते हैं, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मुझे ये सब कुछ नहीं बताते, मुझे लगता है कि अपने मरने से पहले इस बारे में कभी नहीं जान पाता कि मेरी बॉडी के अंदर इस पैरासाइट को किसने डाला और मैं किसकी वजह से मरने वाला हूँ। यहाँ पर डॉक्टर गू का शुक्रगुजार होकर मरता कि वो मेरा इलाज कर रहा है। एम्परर जाउची और अपनी बेटी से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि ये सभी लोग मुझसे डरते क्यों हैं? मेरी बैक स्पोर्ट में हिमालय स्वर्ड विला के लोग हैं, वो सेक्टर मेरी बैक स्पोर्ट है, वजह से सभी दूसरे सेक्टर मुझसे बहुत ज्यादा डरते हैं और मेरे ऊपर डायरेक्टली हाथ नहीं डालते, डायरेक्टली मुझे मार नहीं सकते। जाउची भी हिमालय स्वर्ड विला का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, हिमालय स्वर्ड विला तुम्हारे ब्लू विंड एम्पायर का सबसे नंबर 1 सेक्टर है। एम्परर से कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये हिमालय स्वर्ड विला वही है। हिमालय स्वर्ड विला सेक्टर के लोगों का ताल्लुक हिमालय स्वर्ड रीजन के साथ है। ये 4 बड़ी सेक्टर लैंड में से एक लैंड है, इसी वजह से उनकी बैक स्पोर्ट मुझे हासिल है। मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात है। बाकी ये सभी सेक्टर इसी वजह से मुझसे डरते हैं और मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। उसी वक्त एक नौकर अंदर आता है और एम्परर से कहता है, एम्परर, हिमालय स्वर्ड विला के यंग मास्टर यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं। लगता है कि वो आपको इन्विटेशन देने के लिए आए हैं। वो इस वक्त बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। एम्परर अपनी बेटी से कहती है, लगता है कि वक्त आ चुका है आगे टूर्नामेंट के लिए, वो लोग हमें इन्विटेशन देने के लिए आए होंगे। मैं तो वहाँ पर जा नहीं सकता, जाओ जाकर तुम ही यंग मास्टर से मिल लो। साथ ही वो जाउची से कहती है, जाउची, अगर तुम हिमालय स्वर्ड विला में इंटरेस्टेड हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी मेरी बेटी के साथ वहाँ पर जाना चाहिए। तुम उनके यंग मास्टर से मिल सकते हो। रही बात मेरी बॉडी के अंदर इस पैरासाइट की, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। डॉक्टर को जिस तरह मेरा इलाज कर रहे हैं इसी तरह चलने दो। जाउची और ज़ोरो अपने फादर को वहीं पर छोड़कर बाहर आ जाती है, तो हिमालय स्वर्ड विला का यंग मास्टर उनका बाहर इंतजार कर रहा होता है। यंग मास्टर का नाम लिंग जुन होता है और उसके साथ उसका छोटा भाई होता है जिसका नाम लिंग जी होता है। ये दोनों यहाँ पर ब्लू विंड एम्पायर में एम्परर से मिलने के लिए आए हैं ताकि ये इन्विटेशन दे सके होने वाले कंपटीशन का। यंग मास्टर प्रिंसेस को वहाँ पर देखते ही कहता है, मैं हिमालय स्वर्ड विला का यंग मास्टर लिंग जुन हूँ। उसके सामने झुकते हुए उसे रिस्पेक्ट देता है, जबकि जाउची उसके बारे में उसको देखकर सोच रहा होता है। हालांकि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है और ऊपर से ये एक यंग मास्टर है, लेकिन ये दूसरे एरोगेंट लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम इसके अंदर तमीज तो है कि प्रिंसेस के सामने किस तरह पेश आना है। ज़ोरो से कहती है, बिग ब्रदर जून, मैंने तो नहीं सोचा था कि इतने अरसे के बाद तुम्हें दोबारा देखूंगी। तुम पर्सनली यहाँ पर आए हो, काफी अरसे के बाद हम लोग मिल रहे हैं। यंग मास्टर लिंग जुन से कहता है, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी आदर की बात है, मैं यहाँ पर तुमसे पर्सनली मिलने के लिए आया हूँ। मैं एक बार फिर से प्रिंसेस को देख सका हूँ। उसी वक्त छोटा लिंग जी जल्दी से भागता हुआ प्रिंसेस के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो क्या ये वाकई में वही प्रिंसेस है जिसके बारे में ब्रदर तुम बात करते रहती हो कि ये प्रिंसेस बहुत ज्यादा खूबसूरत है? हाँ, तुमने बताया था, ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। तो भाई उसे खींचते हुए पीछे ले जाता है और कहता है, लिटिल जी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इस तरह रूडली बात नहीं करनी चाहिए। तुम इस वक्त एम्परर के पैलेस में और एक प्रिंसेस है। तो लिंग जुन प्रिंसेस से कहता है, प्रिंसेस, मेरे छोटे भाई को माफ करना क्योंकि ये अभी सिर्फ एक 15 साल का बच्चा है, इसी वजह से इसे मैनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके मुंह में जो आता है ये बोल देता है। तो लिंग जी अपने बड़े भाई से कहता है, ब्रदर, तुम यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं एक बच्चा हूँ? मैं तो 16 साल का होने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर गलत क्या कहा? तुमने कहा था प्रिंसेस खूबसूरत है और प्रिंसेस तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पूरा भी उसे कहती है, लिटिल ब्रदर, तुम भी काफी ज्यादा क्यूट हो। मुझे लगता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घुमा फिरा करेंगी। लिंग जी उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही शर्माते हुए उसे कहता है, बिग सिस, तुम भी काफी ज्यादा खूबसूरत हो, मैं बड़ा हो जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? इसका भाई चिल्लाकर उसे कहता है, लिटिल जी, क्या तुम पागल हो गए हो? ये किस तरह की बकवास कर रहे हो? जल्दी से फिर से पीछे खींच लेता है। प्रिंसेस से कहता है, प्रिंसेस प्लीज इसे माफ करना, मैंने कहा ना ही बहुत ज्यादा मुंह फट है। कि मुंह में जो आता है ये बोल देता है। कि उसी वक्त हमारा जाउची आगे बढ़ता है, प्रिंसेस का हाथ पकड़ता है और उनसे कहता
कहता है तुम दोनों को यहाँ पर आपस में बहस करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर अपने छोटे भाई के लिए कोई और लड़की ढूंढो क्योंकि प्रिंसेस ने तो अपने लिए पहली दूल्हा ढूंढ लिया है। लिटिल जी बहुत गुस्सा आ जाता है और साउची से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी प्रिंसेस को मुझसे छीनने की, तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ फाइट करो, देखते हैं कि हमें से कौन जीतेगा, मुझे अपनी प्रिंसेस वापस चाहिए। साउची उसकी बात सुनते ही उसे कहता है तुम तो बस एक छोटे से बच्चे हो, मुझे तुमसे डरने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो फिर ठीक है हम लोग फाइट कर लेते हैं। यहीं पर मोली की एंट्री होती है। मोली साउची से कहती है ये लड़का सिर्फ 15 साल का है, ये समझकर इसको कम मत आंकना, मुझे लगता है कि अगर तुम दोनों यहाँ पर फाइट करोगे तो तुम बहुत ही आसानी के साथ इस लड़के से हार जाओगे क्योंकि इसकी परफॉर्म एनर्जी तुमसे बहुत ज्यादा है और इसका कल्टीवेशन लेवल भी तुमसे इससे ज्यादा है। ये अपनी स्पिरिट परफॉर्म ग्राउंड के 3rd लेवल पर है जबकि तुम ट्रू परफॉर्म लेवल के 2nd लेवल पर हो। मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर अपने सारे के सारे सीक्रेट आर्ट्स और अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को भी यूज कर लो तभी तुम इस छोटे लड़के को फाइट में नहीं हरा पाओगे। मुझे ये बात सुनते ही बहुत सा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है क्या वाकई में ये छोटा लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है। जी जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता है और साउची से कहता है चलो बिग ब्रदर जल्दी से फाइट करते हैं, अभी भी कहा कि तुम मुझे बड़ी आसानी से हरा दोगे तो चलो अब जल्दी से फाइट के लिए रेडी हो जाओ, अपना वेपन निकालो क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें तब तक तुम्हारे चेहरे के ऊपर पीटने वाला हूँ जब तक तुम्हारा चेहरा एक पिग की तरह लाल नहीं हो जाता। उसका बड़ा भाई उसे कहता है लिटिल जी तुम क्या कर रहे हो, हम लोग इस वक्त इंपीरियल पैलेस में, हम लोग यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। तो साउची से कहता है ठीक है बिग ब्रदर तुम्हें यहाँ पर इसको समझाने की जरूरत नहीं है, हाँ ये बात ठीक है कि हम लोग इंपीरियल पैलेस में हैं, हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली फाइट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक जेंटल मेथड यूज करते हैं, हम दोनों क्योंकि स्वर्ड यूजर हैं। मैं यहाँ पर प्रपोज करता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी 3 स्ट्राइक्स को ब्लॉक करूंगा, तुम अपनी पावरफुल 3 स्ट्राइक्स को यूज करो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। लिटिल जी से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पर 3 स्ट्राइक्स की जरूरत भी नहीं है, मैं एक ही स्ट्राइक में तुम्हें डेर कर दूंगा। साउची से कहता है चलो ठीक है फिर यहाँ पर एक शर्त लगाते हैं, मैं यहाँ पर तुम्हारे तीनों अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर पाता और मैं हार जाता हूँ, तुम जितना चाहे उतना प्रिंसेस को चेस कर सकते हो, तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारे तीनों अटैक्स को ब्लॉक कर लिया तो उसके बाद तुम हमेशा के लिए मुझे अपना बॉस कहोगे। लिटिल जी से कहता है ठीक है मुझे तुम्हारी कंडीशंस एक्सेप्टेड है क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल मुझसे बहुत ज्यादा लो है तो मैं तो तुम्हें बड़ी आसानी से हरा दूंगा। वैसे भी ये मेरे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी कि मैं तुम्हारे जैसे लो कल्टीवेशन वाले बंदे से हार जाऊं। अगर मैं यहाँ पर तुमसे हार जाता हूँ, तुमने कहा कि मैं तुम्हें बॉस कहूंगा, मैं तो हारने पर तुम्हें पापा भी कह सकता हूँ। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 58 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या लिंग जी वाकई में साउची को हरा पाएगा या फिर हमारा साउची लड़के से हारने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था छोटा प्रिंस लिंगली हमारे साउची को चैलेंज कर देता है। जब वो दोनों वहां पर फाइट कर रहे होते हैं तो साउची उसे कंडीशंस बताता है। साउची कहता है हम लोग यहाँ पर शर्त लगाते हैं, अपने 3 पावरफुल मूव्स के साथ मेरे पर अटैक करो और मैं तुम्हारे तीनों मूव्स को ब्लॉक करूंगा। अगर मैंने तुम्हारे तीनों मूव्स को ब्लॉक कर लिया तो मुझे अपना बॉस कहोगे और अगर मैं तुम्हारे तीनों मूव्स में से किसी एक मूव को ब्लॉक नहीं कर पाता तो प्रिंसेस के रास्ते से हट जाऊंगा और तुम जितना चाहे प्रिंसेस को उतना ज्यादा परस्यू कर सकते हो। छोटा प्रिंस हमारे साउची से कहता है ठीक है मैं तुम्हारी इस कंडीशन को मान लेता हूँ, मैं जहाँ पर तुम्हें हरा नहीं पाया क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे लो है तो मैं तो तुम्हें इसके बदले में पापा भी कह सकता हूँ, बॉस तो बहुत ज्यादा दूर की बात है। तो लिंगली जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे साउची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है तो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि वाकई में एक रियल जीनियस होना किसको कहते हैं, तुम्हें पता चलेगा कि एक जेन्युइन जीनियस कैसा होता है। तो साउची जब उसे अपने करीब आते हुए देखता है, साउची कहता है इसका मोमेंटम तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है और इसके पास से जो स्ट्रेंथ निकल रही है वो भी बहुत ज्यादा है। लगता है कि ये यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ के साथ मेरे पर अटैक करने वाला है। तो जैसे वो फुल स्ट्रेंथ के साथ हमारे साउची के ऊपर अटैक करता है, साउची अपनी बड़ी सी क्लोजर स्वर्ड को सामने करते हुए इवल सोल गेट को ओपन करता है ताकि वो उसके अटैक को ब्लॉक कर सके। तो हमारा साउची बड़ी आसानी के साथ उसके पहले अटैक को ब्लॉक कर लेता है, भी जंप करते हुए पीछे हट जाता है और उसे कहता है चलो ठीक है तुमने पहले अटैक को ब्लॉक कर लिया, मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले लेकिन तुम इस वाले अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाओगे क्योंकि इस बार मैं अपनी और भी ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज करने वाला हूँ। तो इस बार वाकई में पहले से ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज करता है। तो जैसे हमारे साउची के करीब पहुंचता है, साउची फिर से अपनी क्लोजर स्वर्ड को घुमाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये जल्दी से जंप करते हुए फिर से पीछे की तरफ हट जाता है, कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। और साथ ही वो साउची की तारीफ करते हुए कहता है तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। साउची से कहता है अभी तारीफ को अपने पास ही रखो, अभी तुम्हारा एक मूव बाकी है, चलो फाइनल मूव की बारी है और देखते हैं क्या तुम मुझे यहाँ पर हरा पाते हो या नहीं। फिर मैंने तुम्हारे इस लास्ट वाले मूव को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया तो उसके बाद तुम्हें मुझे अपना अंकल कहना पड़ेगा, बॉस कहना पड़ेगा। तो लिंगली उसे कहता है मैं तुमसे नहीं हारने वाला, अभी तो मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज भी नहीं किया, चलो देखो मैं तुम्हें कैसे अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करते हुए दिखाता हूँ। चलो देखते हैं तुम इस अटैक को कैसे ब्लॉक करोगे। तो वो सामने की तरफ से अपनी तलवार को छोड़ देता है और हमारे साउची के ऊपर अटैक करता है। इस बार वो अपनी तलवार को दूर से फेंक रहा है, पीछे से अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे कंट्रोल कर रहा है। तो साउची अपनी क्लोजर स्वर्ड को सामने करता है और उसकी तलवार को ब्लॉक करता है। लिंगली पीछे खड़ा खड़ा अपनी तलवार को अपनी पावर के साथ कंट्रोल कर रहा होता है, वो पीछे से और ज्यादा जोर लगाता है और साउची से कहता है तो अब क्या तुम्हें समझ आ रही है मेरी पावर्स कितनी ज्यादा अमेजिंग है। हमारा साउची वहीं पर थोड़ा सा जोर लगाता है और अपनी क्लोजर स्वर्ड को घुमा देता है। जैसे वो अपनी स्वर्ड को घुमाता है तो काफी सारी फायर पावर निकलती है और इसी फायर पावर के साथ साउची उसकी फेंकी हुई तलवार को पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है और साथ ही वहाँ पर अपने पहले मूव वुल्फ स्लैश को यूज करता है। तो जैसे वो वुल्फ स्लैश मूव को यूज करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है और इसी स्ट्राइक के साथ ही वो छोटे लिंगली को हरा देता है। ज़ोरो भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है साउची क्या तुम ठीक हो। साउची कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। ज़ोरो से कहती है हालांकि तुमने इससे इस कंपटीशन को जीत लिया है लेकिन इसने जिन तीनों स्ट्राइक्स को यूज किया था वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, अगर तुम्हारी जगह पर कोई और इस नाम का एक्सपर्ट होता तो वो अब तक मर चुका होता। थोड़ी देर पहले का सीन दिखाती है जब हमारे साउची ने वुल्फ स्लैश को यूज किया था तो उसने उस
छोटे की तलवार को भी तोड़ दिया था। वो चिल्लाकर उसे कहता है तुमने ना सिर्फ मेरे तीनों अटैक्स को ब्लॉक किया बल्कि तुमने तो मेरी तलवार को भी तोड़ दिया है। जाओची उसे कहता है छोटे अब मैंने तुम्हारे सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक किया तो इसका मतलब ये है कि अब तुम इस शर्त को हार चुके हो, तो अब जल्दी से मुझे बॉस कहो। तो वो जैसे सामने की तरफ देखता है तो लिंक जी भी चमकती हुई आंखों के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है बिग ब्रदर ये बात तो वाकई में दिखाई दे रही है कि तुम अपनी ट्रू परफॉर्म ग्राम के सेकंड लेवल पर हो, लेकिन तुमने जहाँ पर मेरे तीनों अटैक्स को ब्लॉक कर लिया तुम बहुत अमेजिंग और ऑसम हो, मुझे तुम बहुत पसंद आए, इसीलिए तो इतनी खूबसूरत प्रिंसेस सिस्टर भी तुम्हारे साथ है, ये तुमसे शादी करना चाहती है और मुझसे नहीं, तो मुझसे बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अब मैं तुम्हारे दोनों के दरमियान में कभी भी नहीं आऊंगा और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बॉस मानता हूँ। वो हमारे जाओची को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है बॉस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी कुछ एडवाइस करो कि मैं कैसे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी तरह मुझे भी अमेजिंग बनना है। इसका बड़ा भाई आगे बढ़ता है और उसे कहता है जाओची की स्ट्रेंथ को तो मैंने भी यहाँ पर देख लिया है, ब्रदर जाओची वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक रियल जीनियस है और ये फ्यूचर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। हम लोग यहाँ पर इन्विटेशन देने के लिए आए थे टूर्नामेंट के लिए और हमने इस इन्विटेशन को डिलीवर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग ब्रदर जाओची को कुछ अर्सा के बाद इस वर्ल्ड विला में जरूर देखेंगे। इस बार का टूर्नामेंट 6 महीने के बाद स्टार्ट होने वाला है जो कि हिमली वर्ल्ड विला में होगा। वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। जाओची ज़ोरो से कहता है उस छोटे लड़के की तलवार तो बहुत ज्यादा पावरफुल थी और उसके पास जो स्ट्रेंथ थी वो भी मुझसे बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी मैं उससे इस फाइट को जीत गया, पता नहीं कैसे पर मैंने उसको फाइट में हरा दिया। हालांकि मैं काफी ज्यादा जख्मी हूँ लेकिन ये जख्म इतने गहरे नहीं है कि मेरी जान को कोई खतरा हो, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओची ज़ोरो से कहता है अब ये भी उसने जहाँ पर इन्विटेशन की बात की कहीं ये ब्लू विंड परफॉर्म टूर्नामेंट के बारे में बात तो नहीं कर रहे थे। ब्लू विंड परफॉर्म टूर्नामेंट हिमली वर्ल्ड विला में होने वाला है। सिस्टर ज़ोरो से कहती है ब्रदर यून तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बार के टूर्नामेंट में तुम हिस्सा नहीं ले सकते, तुम अगले टूर्नामेंट में हिस्सा लेना जो कि अगले साल होगा, इसलिए तुम्हारे पास अभी बहुत सारा टाइम है, तुम्हारे पास 1.5 साल का वक्त है, तुम अपने आप को तैयार कर सकते हो। उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है और उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है कि मैं इस बार के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। साथ ही वो उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम एम्पर को लेकर काफी ज्यादा परेशान होगी, तुम्हें अपने फादर के पास जाना चाहिए, मेरे लिए परेशान मत हो, मैं अपना ख्याल उधर रख सकता हूँ, मैं थोड़ी देर में परफॉर्म पैलेस में रेस्ट करने के लिए जाने वाला हूँ। सिस्टर ज़ोरो से कहती है अच्छा ठीक है मैं जहाँ से जा रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम्हें पता है कि मुझसे कैसे कांटेक्ट करना है, तुम्हारे पास वो जेड क्रिस्टल है उससे मुझसे रब्ता कर लेना। और वो भी वहाँ से चली जाती है। जबकि हमारा जाओची रात के वक्त वापस अपने परफॉर्म पैलेस की तरफ जा रहा होता है, सोच रहा होता है ऐसा क्यों कहा कि मैं इस साल के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता, है कि वो नहीं चाहती कि मैं इस बार के टूर्नामेंट में हिस्सा लूं। उसी वक्त जाओची को महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, तो जाओची को पता चल जाता है लेकिन फिर भी वो आगे चलना स्टार्ट करता है। जाओची चलता हुआ जंगल एरिया की तरफ चला जाता है तो वो जहाँ पर उन्हें जाल में फंसा रहा है। जाओची वहाँ पर जाने के बाद उसे कहता है चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो। उसका पीछा करने वालों में एक तो फेंग बाईजी होता है और उसके साथ उसका दोस्त होता है जिसका नाम ज़ू लैंग होता है। फेंग बाईजी से कहता है हम लोग तो तुम्हारा पीछा कर रहे थे ताकि हम लोग किसी गली या कॉर्नर में जाकर तुम्हें आसानी से मार सके जहाँ पर कोई भी ना हो, लेकिन तुम जहाँ पर खुद ही चलते हुए हमें जंगल में ले आए हो, हमारा काम बहुत आसान कर दिया, यहाँ पर हमें ये वाला कांड करते हुए कोई देखेगा भी नहीं। जाओची उनसे कहता है मुझे ये बात तो पता है कि तुम दोनों ही मूरोंग जी के साथी हो और यहाँ पर उसकी हालत का बदला लेने के लिए आए हो क्योंकि मैंने उसे कंपटीशन में बहुत ही बुरी तरह से हराया है। जाओची जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है, अपनी तलवार निकालता और कहता है चलो फिर जल्दी से इसको खत्म करते हैं। जाओची सोच रहा होता है मेरी इंजरीज अभी भी ताजी है, अभी इनको हील होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म करना होगा। जाओची वहीं पर जल्दी से हवा में जंप करता है और अपने स्पेशल मूव एफ्रियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग को यूज करता है। ये उसका स्पेशल मूव है। जब वो स्पेशल मूव को यूज करता है तो वो सबसे पहले फेंग बाईजी का जो साथी होता है उसके ऊपर अटैक करता है, सिर्फ एक स्ट्राइक में उसको मार डालता है। फेंग बाईजी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ज़ू लैंग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसकी स्ट्रेंथ भी इस लड़के से ज्यादा थी, लेकिन इसने सिर्फ एक स्ट्राइक में इसको मार डाला है, तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। जाओची फेंग बाईजी से कहता है अब तुम्हारी बारी है। जाओची अपनी बड़ी सी क्लोसेस्ट वर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। फेंग बाईजी अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन साथ ही वो चिल्लाकर कहता है अंकल जल्दी से यहाँ पर आओ, मेरी हेल्प करो। उसका अंकल उसी वक्त साइड से निकल आता है और जाओची से कहता है लड़की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की। जाओची को भी महसूस होता है कि उसका अंकल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका कल्टीवेशन लेवल जाओची से बहुत ज्यादा है। बाईजी चिल्लाकर अपने अंकल से कहता है अंकल प्लीज जल्दी से इसको मार डालो और मुझे बचाओ वरना ये मुझे मार डालेगा। उसका अंकल बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, अपने हाथ के अंदर पावर को रिलीज करता है और जाओची को मारने लगता है। तो उसी वक्त जाओची को पता होता है कि अब उससे बच नहीं पाएगा, तो उस अंकल का हाथ उसके गर्दन के करीब पहुंचता है। उसी वक्त उस अंकल के हाथ के अंदर एक आइस क्रिस्टल आकर धंस जाता है और उसी के साथ साथ उसके हाथ से लेकर उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर आइस में कवर हो जाती है। वो मास्टर वहीं पर आइस में जमकर मर जाता है और उसी मास्टर के साथ साथ फेंग बाईजी की बॉडी भी आइस में कवर हो जाती है और वो दोनों ही वहीं पर मर जाते हैं। जाओची कहता है लिटिल फेरी क्या ये तुम हो, क्या तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है, जल्दी से यहाँ पर मेरे सामने आओ, मुझे पता है कि ये तुम ही हो, तुम्ही ने मेरी जान बचाई है। लेकिन लिटिल फेरी वहाँ पर उसके सामने नहीं आती। तो जाओची कहता है चलो छोड़ो, मुझे ये तो पता चल गया है कि ये उसी ने किया है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इन सबूतों को मिटाना होगा। जाओची अपनी फीनिक्स फायर को एक्टिवेट करता है और कहता है फिर मैं यहाँ पर इन दोनों की बॉडीज को डिस्ट्रॉय करता हूँ और उसके बाद मैं लिटिल फेरी को भी बाहर निकालने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। जाओची कहता है तो मुझे यहाँ पर सिर्फ इन दोनों की बॉडीज को ठिकाने नहीं लगाना बल्कि मुझे उस बंदे से भी निपटना है, यानी मोरोंग जी से भी, और फ्यूचर के मसले से भी निपटना होगा, क्योंकि अगर इन दोनों को अचानक से गायब होते हुए देखेंगे तो सभी लोग मेरे ऊपर ही शक करेंगे। जाओची कहता है क्योंकि एक नॉर्दर्न फील्ड जनरल का बेटा और एक वेस्टर्न प्लेन्स जनरल का बेटा है तो इन दोनों को आपस में फाइट करवानी होगी, तो तुम दोनों देखो वैसे मैं तुम दोनों की फैमिलीज को आपस में भिड़ाता हूँ। तो जाओची वहाँ से वापस आ जाता है और वापस आने के बाद मोरोंग जी को भी मार डालता है। वहाँ पर पैलेस के अंदर काफी सारे लोग बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं क्या तुमने सुना मोरोंग जी को फेंग बाईजी ने उसी के रूम में जाकर मार डाला है जबकि वो जख्मी हालत में अपने बिस्तर के ऊपर पड़ा था। पास से काफी सारे ऐसे सबूत मिले हैं जिसके मुताबिक मोरोंग जी को बाईजी ने मारा, फेंग बाईजी खुद भी गायब है, वो पता नहीं कहाँ पर चला गया है, किसी को मिल नहीं रहा और दोनों ही फैमिलीज आपस में फाइट कर रही हैं। तब हमारा जाओची अपने रूम में वापस आ जाता है और कहता है ये बेवकूफ तो कभी भी इस बारे में जान नहीं पाएंगे कि सब कुछ मैंने किया है। जाओची कहता है तो फाइनली मैं यहाँ पर दोबारा से ब्लड पैलेट बनाने की ट्राई कर सकता हूँ। जाओची यहाँ पर ड्रैगन ब्लड स्पिल बनाने वाला है। यहाँ पर उसने पहले से काफी सारी जड़ी बूटियां रखी होती है। जाओची कहता है मेरे पास जो ड्रैगन ब्लड है वो एक एम्परर लेवल का ड्रैगन है और उसके ब्लड ड्रॉप को अगर मैं स्पिल के अंदर शामिल करूंगा तो इसके अंदर से जो ऑरा निकलेगा उससे वो लिटिल फेरी यहाँ पर जरूर आएगी। ये एक एम्परर लेवल की पिल है
है तो इसे खाने के लिए तो वो यहाँ पर जरूर आएगी। तो साउची थोड़ी देर में उस पिल को बना लेता और कहता है ये तो बहुत ज्यादा परफेक्ट बनी है और इसकी प्योरिटी भी 100% है। टेबल के ऊपर बाकी की पिल रखी होती है। लिटिल फेरी वहाँ पर अपीयर होती है और उस पिल को उठाती है और कहती है कौन सी मेडिसिनल पिल है, इसके अंदर से तो एक एम्पर प्रोफाउंड राम की ओरा की खुशबू आ रही है। साउची उसे कहता है तो फाइनली तुमने सामने आने का फैसला कर ही लिया। उस वक्त मैंने तुम्हें कहा भी था कि सामने आओ लेकिन तुम आई नहीं। अच्छा चलो मैं तुम्हें इस पिल के बारे में बताता हूँ। इस पिल को ड्रैगन ब्लड पिल कहा जाता है। इसके अंदर जिस ड्रैगन का ब्लड ऐड किया गया है वो एक एम्पर लेवल का ड्रैगन था। पिल को खाने से न सिर्फ किसी की प्रोफाउंड एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है बल्कि उसकी फिजिक को भी इंक्रीज किया जा सकता है, उसकी फिजिकल एबिलिटीज और फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 59 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 60 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था साउची के रूम में लिटिल फेरी आ जाती है। वहाँ पर उन पिल के ओरा को महसूस करते हुए आती है जो कि उसने एम्पर लेवल के ड्रैगन के ब्लड से बनाई होती है। वो उसे देखकर काफी हैरान होती है और साउची से पूछती है ये कौन सी पिल है। तो साउची से बताता है कि इसको ड्रैगन पिल कहा जाता है, एक एम्पर लेवल के ड्रैगन के ब्लड से बनाई गई है। तो खाने से न सिर्फ तुम्हारी प्रोफाउंड एनर्जी बढ़ेगी बल्कि तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। लिटिल फेरी उसे कहती है मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि एक छोटे से प्रोफाउंड पैलेस का एक आम सा डिसाइपल इस तरह की अच्छी पिल्स बना सकता है जो कि एम्पर लेवल की पिल्स हैं बिना किसी मास्टर के असिस्टेंट के। तुम्हें इस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए, तुम इस जगह के ऊपर क्यों हो, जगह तुम्हारे लिए बहुत छोटी है, तुम्हें किसी बहुत बड़े सेक्टर में होना चाहिए और एक मास्टर होना चाहिए। साउची से कहता है मुझे सिर्फ एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम के अलावा मैं और कोई भी चीज हासिल नहीं करना चाहता। साथ ही साउची सोच रहा होता है मुझे फ्रीडम के साथ साथ एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ और पावर भी चाहिए ताकि मैं इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज को कंट्रोल कर सकूं। तो साउची से कहता है लिटिल फेरी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम फ्रोजन पैलेस से हो, कि मैं तुम फ्रोजन पैलेस से हो। आगे से कोई भी जवाब नहीं देती। साउची कहता है तुमने कोई जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि तुम वाकई में फ्रोजन पैलेस से हो। अच्छा मुझे ये बताओ क्या तुम फ्रोजन पैलेस में किसी ऐसी डिसाइपल को जानती हो जिसका नाम किंगजू हो, उसका नाम जिया किंगजू होगा। मास्टर से कहती है हाँ मैं उस लड़की को जानती हूँ, क्या तुम उसको जानते हो। साउची से कहता है हाँ मैं उसे जानता हूँ, मेरी बचपन की दोस्त है, हम दोनों एक ही गांव में पले बड़े हैं। वो भी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से और मैं भी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से। हम लोग एक दूसरे को काफी लंबे अरसे से जानते हैं। और उसके बाद जब उसकी शादी हो गई तो शादी होने के कुछ दिनों के बाद ही वो गांव छोड़कर चली गई। लिटिल फेरी उसे कहती है हाँ जी बात ठीक है कि वो हमारी पैलेस की डिसाइपल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके बारे में ज्यादा कुछ जानना चाहिए, ना ही मैं तुम्हें उसके बारे में ज्यादा कुछ बताऊंगी। कि अगर इस बार की रैंकिंग वाले टूर्नामेंट में तुम भी हिस्सा लेने वाले हो, तुम अपने इंपीरियल पैलेस की तरफ से जाओगे, ब्लू विंड पैलेस की तरफ से, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर तुम्हारा सामना किंगजू के साथ होगा। तुम किंगजू को वहाँ पर देख सकते हो, वो भी इस बार के टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। उसे कहता है लेकिन उसकी उम्र तो 17 साल है और मेरी उम्र भी 17 साल है। 17 साल के बच्चे भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं। तो सभी लोग तो उसे बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हो इस बार के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। लिटिल फेरी उसे कहती है तुम्हें किसने क्या दिया कि हम यहाँ पर उसे फोर्स कर रहे हैं। तो किंगजू के लिए ये वाला लफ्ज यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहती है, क्योंकि वो इस वक्त इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि अगर वो लिंगजुन से भी फाइट करना चाहे तो उसको भी इस रैंकिंग में हरा सकती है। लिंगजुन पिछले बार की रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पर आया था। अब ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या मेरी वाइफ वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि लास्ट टाइम एक्यूपंक्चर के साथ मैंने उसकी सारी की सारी मेडियंस को ओपन कर दिया था। रिजल्ट तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है। उसी वक्त साउची को बाहर से आवाज आती है, सिस्टर जूरो वहाँ पर आती है और उसे कहती है जूनियर ब्रदर क्या तुम अंदर हो। साउची उसके लिए दरवाजा खोलता है। जूरो से कहती है क्या तुम यहाँ पर किसी के साथ बात करने में बिजी थे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। साउची से कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ, तुम अंदर आ जाओ। तो वो दोनों अंदर जाके बैठ जाते हैं। साउची से कहता है सीनियर सिस्टर के टूर्नामेंट में मैं हिस्सा लेना चाहता हूँ, इसी वजह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। सिस्टर जूरो से कहती है मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम इस बार के टूर्नामेंट में हिस्सा मत लो, अगर वाकई में तुम टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते हो तो फिर ठीक है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस से हम लोग सिर्फ 3 लोगों को ही वहाँ पर भेज सकते हैं। वो 3 लोग हमारे टॉप 100 की रैंकिंग में टॉप 3 पर होंगे। इस वक्त तुम्हारी रैंकिंग 76 है, तुम्हें टॉप 3 में आना होगा तभी तुम इस प्रोफाउंड पैलेस के टूर्नामेंट में हिस्सा ले पाओगे। साउची जल्दी से आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है सीनियर सिस्टर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जो तुम्हारे लिए जरूर करूंगा, मैं अपनी क्वालिफिकेशंस को इतना ज्यादा बढ़ाऊंगा, मैं टॉप 100 की रैंकिंग में 3rd नंबर पर आ जाऊं ताकि मैं आसानी के साथ इस टूर्नामेंट में जा सकूं। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यहाँ से कुछ दिनों के लिए जाना पड़ेगा। वो उसे कहती है तुम कहाँ पर जाने वाले हो। साउची उसे अपने गले के साथ लगा लेता है और उसे कहता है करंटली मेरे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इस वक्त तुम्हारी फैमिली में बहुत बड़ी सिविल वॉर चल रही है और इसके चलते हुए मैं तुम्हें ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। इसी वजह से मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। जोरो उसे कहती है 6 महीने का टाइम कोई ज्यादा लंबा अरसा तो नहीं होता, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक तुम वापस नहीं आ जाते। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा मेहनत मत करना, अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालना। अगर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, तुम अगले साल के टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हो। कि मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपनी प्रिंसेस की आइडेंटिटी को छोड़कर अपनी बाकी की सारी जिंदगी के साथ एक नॉर्मल इंसान बनकर गुजारना चाहूंगी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ बनकर अपनी सारी जिंदगी गुजार दूंगी। तुम्हारे साउची को यहाँ पर उसकी वाइफ के अलावा एक और लड़की मिल गई है जिसने उससे शादी करने का वादा कर लिया। साउची आंटी से भी प्यार करता है, अपनी बीवी से भी करता है और जूरो से भी करता है। तो साउची जूरो से कहता है मैं अपने ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस की आइडेंटिटी को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे जाने के बाद जुनबा और पैलेस चीफ किंग को तुम इस बारे में बता देना कि मैं 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ अपनी कल्टीवेशन को तेजी के साथ बढ़ाने के लिए। और उसे कहता है सिर्फ 6 महीने में मैं वापस आ जाऊंगा, तुम्हें ना तो मेरे लिए रोने की जरूरत है और ना ही उदास होने की जरूरत है, क्योंकि 6 महीने तो बहुत ही जल्दी गुजर जाएंगे। उसी वक्त उठकर बाहर निकल जाता है और उसे कहता है इससे पहले कि लोग मुझसे सवाल पूछेंगे मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, मैं अभी यहाँ से निकलना चाहूंगा। और साउची वहाँ से बाहर निकल जाता है। साउची चलता हुआ जा रहा होता है। लिटिल फेरी
फेरी रास्ते में आती है और उसे कहती है तो तुमने उसे अचानक से छोड़कर जाने का फैसला क्यों किया है? भाई तुम्हारा प्लान क्या है? तुम कहाँ पर जाने वाले हो? साउची रुक जाता है और उसे सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है वैली ऑफ डेथ की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर बहुत सारे परफाउंड बीस्ट होते हैं। इन सारे परफाउंड बीस्ट को मारकर मैं अपनी परफाउंड एनर्जी को बढ़ा सकता हूँ। तुम्हारा साउची वैली ऑफ डेथ में पहुंच जाता है। वहाँ पर जाने के बाद उसका सामना बहुत सारे परफाउंड बीस्ट के साथ होता है क्योंकि जो वैली ऑफ डेथ है और जहाँ पर बहुत सारे परफाउंड लेवल के बीस्ट है, सारे बीस्ट इसके ऊपर अटैक करते हैं और ये उन सभी को मारकर एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा है। जैसे जैसे वो बीस्ट को मारता जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। साउची कहता है वैली ऑफ बीस्ट के कोर में यहाँ पर एक बहुत ही सिमिलर सा हो रहा है। ऐसा हो रहा मैंने पहले भी महसूस किया है जब मैंने डिवाइन फीनिक्स के उस टेस्ट को पास किया था। उसके ट्रायल ग्राउंड में भी इस तरह का डिवाइन हो रहा था और यहाँ पर भी स्कोर के सेंटर में भी वैसा ही हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर भी किसी डिवाइन गॉड का कोई ट्रायल ग्राउंड है। साउची कहता है मैं काफी दिन से यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। मेरे पास काफी सारी मेडिसिनल पिल्स है जिनको इस्तेमाल करते हुए मैं दोबारा से अपनी परफॉर्म एनर्जी को रिकवर कर लेता हूँ। यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे परफॉर्म बीस्ट हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे जैसे मैं कोर की तरफ आगे जाता जा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पर जितने बीस्ट निकलते हैं उनकी स्ट्रेंथ पहले से बढ़ती जाती है। इस वक्त वहाँ पर एक बड़ा सा फैल्कन निकलता है, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फैल्कन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो साउची अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और साउची के ऊपर अपने पंजे से अटैक करता है। वो उसके कपड़ों को फाड़ देता है। साथ ही उसके पंजे में साउची के गले में जो लॉकेट होता है जो कि उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है वो उसके पंजे के साथ अटक जाता है और वो ईगल फैल्कन जो भी है वो उसके इस लॉकेट को लेकर वापस से उड़ना शुरू कर देता है। साउची इस बात से बहुत सा हैरान होता है और कहता है वो तो मेरे पेरेंट्स का दिया हुआ पेंडेंट अपने साथ ले गया, जो मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है जिससे मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढ सकता हूँ, को खो नहीं सकता। वो चिल्लाकर कहता है लिटिल फेरी प्लीज मेरी हेल्प करो इस फैल्कन को पकड़ने में ताकि इसके पास से मैं उस पेंडेंट को वापस ले सकूं। इसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प नहीं मांगूंगा, प्लीज इस बार मेरी हेल्प कर दो। फिर तुमने मेरी हेल्प कर दी तो इसके बाद मैं तुम्हारी 5 मेरिडियंस को ओपन कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पर अपनी इस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया मेरा काम पूरा होने के बाद फिर तो मेरे ऊपर एक सिंगल अटैक करके मेरी जान भी ले सकती हो। मैं इस बात में तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। इसी वक्त लिटिल फेरी वहाँ पर अपीयर होती है और उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। लिटिल फेरी उसे अपने साथ अपनी आइस के ऊपर बिठा लेती है और वो दोनों बड़ी स्पीड के साथ उस ईगल का पीछा करते हैं। साउची से कहता है क्या तुम अपनी स्पीड को और ज्यादा नहीं बढ़ा सकती? हमें उसका पीछा करना ही होगा, वो हमारे काफी ज्यादा करीब है। लिटिल फेरी साउची से कहती है मेरी स्पीड बस इतनी सी है, वो एक स्टॉर्म हॉक है और वो स्काई का किंग है, इसी वजह से उसकी स्पीड मुझसे ज्यादा है, मैं उसका पीछा नहीं कर सकती। साउची से कहता है लिटिल फेरी प्लीज कुछ करो, अपनी स्पीड को बढ़ाओ क्योंकि वो पेंडेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे उस पेंडेंट को वापस हासिल करना ही पड़ेगा। लिटिल फेरी उसे कहती है चलो ठीक है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं इस वक्त अपनी लिमिट पर हूँ, मैं इससे ज्यादा अपनी स्पीड को तो नहीं बढ़ा सकती लेकिन मेरा स्टेमिना उससे ज्यादा है। जल्दी वो किसी जगह के ऊपर लैंड करेगा तो हम लोग उसके करीब पहुंचकर उसके पास से वो पेंडेंट ले लेंगे। नेक्स्ट सीन कुछ घंटों के बाद का दिखाया जाता है। साउची लिटिल फेरी के साथ डेथ वैली के कोर के करीब पहुंच जाता है। जैसे वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं लिटिल फेरी साउची से कहती है हम उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच गए, वहाँ पर देखो वो नीचे गिर चुका है। तो जैसे ये लोग आगे बढ़े होते हैं उसी वक्त उनके ऊपर साइड से अटैक होता है। फेरी अपनी आइस शील्ड को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है लेकिन वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो सामने की तरफ देखती है तो सामने एक बड़ा सा ड्रैगन होता है और दूसरी तरफ भी एक बड़ा सा ड्रैगन होता है। मोली चिल्लाकर साउची से कहती है यहाँ पर तो 2 बड़े बड़े ड्रैगन है, ये दोनों फ्लड ड्रैगन है, ये अपनी स्काई परफॉर्म ड्राम के पीक पर है। भाई तुम और ना ही ये लड़की तुम दोनों मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो, इस लड़की को यहीं पर छोड़ दो ताकि ये तुम्हारे लिए टाइम बाई कर सके। जिन दोनों ड्रैगन को यहाँ पर रोका रखेगी उस वक्त तुम यहाँ से भाग जाना वरना तुम नहीं भाग पाओगे, तुम मारे जाओगे। तब साउची सोच रहा होता है इस तरह की खतरनाक सिचुएशन में मैं लिटिल फेरी को यहाँ पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, हम दोनों यहाँ पर एक साथ आए और इसने मेरी कितनी हेल्प भी की है। वो ड्रैगन बात भी करते होते हैं। वो ड्रैगन अपने मुंह में एनर्जी को इकट्ठा करता है और कहता है तो यहाँ पर फिर से कोई और इंसान आ गया है हमारे ड्रैगन गार्ड के ट्रेजर को गंदा करने के लिए, तुम लोगों को यहाँ पर मरना पड़ेगा। जैसे वो ड्रैगन अपने मुंह से एनर्जी बीम को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है। लिटिल फेरी साउची को अपने उस बड़े से आइस शील्ड के ऊपर से नीचे गिरा देती है और कहती है तुम तो अपनी जान बचाओ, तुम यहाँ से जाओ, मैं इसको यहाँ पर ब्लॉक करके रखती हूँ। साउची ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है और उसी का नाम पुकार आता है कि ये तुमने क्यों किया, तुमने मुझे नीचे क्यों फेंक दिया। तो साउची ड्राम से करके ग्राउंड के ऊपर आकर गिरता है। वो अपने आसपास देखता है, वहाँ पर वो ईगल हाथ पड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि वहाँ पर गिरा पड़ा होता है और उसके पंजे में उसका पेंडेंट भी होता है। वो उठकर आगे बढ़ता है, उसके पास से अपने पेंडेंट को ले लेता है। उसे कहती है अब जबकि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा पेंडेंट मिल गया है जिसको लेने के लिए तुम यहाँ पर आए थे, चलो जल्दी से यहाँ से निकलो। यहाँ पर रुकने का मतलब ये है कि अपनी मौत का इंतजार करना। वो लड़की उन ड्रैगन्स के साथ फाइट कर रही है और उनको बिजी रखा हुआ है। ऊपर की तरफ देखता है तो लिटिल फेरी उन दोनों ड्रैगन्स के साथ अकेले फाइट कर रही होती है। अब मोली से कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसने यहाँ पर अपनी जान को खतरे में डाला है, मैं उसको यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, मैं उसकी मदद करने के लिए जा रहा हूँ। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 60 का एंड करेंगे। एपिसोड में देखेंगे क्या साउची लिटिल फेरी को ड्रैगन से बचा पाएगा क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 61 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था लिटिल फेरी दोनों ड्रैगन्स के साथ फाइट कर रही होती है जबकि साउची को उसका पेंडेंट भी मिल जाता है, लेकिन साउची मोली से कहता है मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, मैं लिटिल फेरी की हेल्प करूंगा क्योंकि वो यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए सिचुएशन में फंसी है। ड्रैगन लिटिल फेरी के ऊपर अटैक करने के बाद कहता है तो इस बार तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान यहाँ पर आया है, तो अपनी एम्परर राम में पहुंचने से सिर्फ एक कदम दूर हो, तुम इस वक्त अपनी स्काई परफॉर्म राम के पीक पर हो, कि इसी वजह से तुम यहाँ पर हमारे ड्रैगन गार्ड का ट्रेजर लेने के लिए आई हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि पहले तुम्हें यहाँ पर हमारा सामना करना पड़ेगा, जबकि तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो वापस जाने के बारे में सोचना ही मत। फेरी उसे कहती है ये तुम किस तरह की बात कर रही हो, मैं तो बस यहाँ से पास से गुजर कर जा रही थी, इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना ही मुझे तुम्हारा ड्रैगन गार्ड का ट्रेजर चाहिए, ना ही मैंने यहाँ पर तुम दोनों को ऑफेंड किया है, मेरा तुम लोगों से कोई भी ताल्लुक नहीं है, मुझे यहाँ से जाने दो। वो ड्रैगन उसकी बात नहीं सुनता, फिर से अपने मुंह में एनर्जी क्रिएट करता है और उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम सभी इंसान बहुत बड़े कमीने हो, सिर्फ यहाँ पर हमारे खजाने को लूटने के लिए आते हो। और फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लिटिल फेरी कहती है लगता है कि तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानने वाले, कि तुम फाइट करना ही चाहते हो तो मैं फाइट करूंगी। वो अपनी स्पेशल टेक्निक जिसका नाम फ्रोजन क्लाउड डोमेन होता है उसको एक्टिवेट करती है। वो एक डोमेन
डोमेन होती है, जैसे कि डोमेन हम लोग पहले भी मानवा में देख चुके हैं। जाओची भी ये देखकर काफी हैरान होता है। जाओची कहता है लिटिल फेरी ने एक डोमेन क्रिएट किया, लेकिन एक डोमेन तो सिर्फ वही प्रैक्टिशनर्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि एम्परर राम के एक्सपर्ट्स हुए। तो अभी एम्परर राम में पहुंची भी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपनी डोमेन क्रिएट कर रही है। जाओची हमें डोमेन के बारे में बताता है कि लेजेंड्स के मुताबिक, यानी कि कहानियों के मुताबिक, जब एक डोमेन को क्रिएट किया जाता है, जो भी उस डोमेन को क्रिएट करता है तो उसके अंदर भी चीज उसके साथ ट्रैप होती है, वो उसके ऊपर हर एक तरफ से अटैक कर सकता है। वो पूरी की पूरी डोमेन वही बंदा कंट्रोल कर रहा होता है जिसकी वो अपनी डोमेन होती है। लिटिल फेरी अगर एम्परर राम में चली गई तो इस डोमेन की पावर के साथ तो उसकी परफॉर्मेंस एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लिटिल फेरी डोमेन क्रिएट करने के बाद उस ड्रैगन को अपनी डोमेन के अंदर ट्रैप कर लेती है और फिर वहीं पर उसके ऊपर साइड से अटैक करती है। वो जब उसके ऊपर अटैक करती है तो उस ड्रैगन के स्केल्स भी उतरना शुरू हो जाते हैं। डोमेन के अंदर तो वो चाहे किसी भी एंगल से उसके ऊपर अटैक कर सकती है, लेकिन असल में वहाँ पर दो ड्रैगन्स हैं, इसी वजह से उसकी डोमेन की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ऊपर से हमारी लिटिल फेरी वो तो अभी स्काई राम में है और उसकी डोमेन इतनी पावरफुल हो भी नहीं सकती थी। दोनों ड्रैगन जब मिलकर उसकी डोमेन के ऊपर अटैक करते हैं तो वो उसकी डोमेन को तोड़ना स्टार्ट कर देती है। लिटिल फेरी कहती है ये तो बहुत ही बुरा है कि यहाँ पर दो फ्लड ड्रैगन्स हैं। मेरे लिए तो अकेले ड्रैगन को भी अपनी डोमेन के अंदर संभालना काफी ज्यादा मुश्किल था। लगता है कि आज मेरी मौत पक्की है, मैं यहाँ से बचकर नहीं निकल पाऊंगी, चाहे मैं यहाँ पर अपने सारे के सारे सीक्रेट स्किल्स को क्यों ना यूज कर लूं। जाओची कहता है लिटिल फेरी की डोमेन टूट चुकी है और मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक दोनों ड्रैगन्स के सामने टिक पाएगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जाओची मोली से कहता है लिटिल प्रिंसेस मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ है, क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो। मोली से कहती है नहीं, मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगी, अगर मैं चाहूँ तो मैं दोनों ड्रैगन्स को सिर्फ एक ही अटैक के साथ मार सकती हूँ। चलिए तो इन दोनों ड्रैगन्स को मारना मच्छर को मारने के बराबर है, लेकिन अगर मैं इन दोनों ड्रैगन्स को मारूंगी तो पिछले एक साल से मैंने अपनी बॉडी के अंदर जितने पॉइजन को न्यूट्रलाइज किया है वो सारे का सारा पॉइजन वापस से मेरी बॉडी को कवर कर लेगा। इसलिए मैं अपनी पूरी एक साल की मेहनत को सिर्फ एक अनजान लड़की के लिए जाया नहीं कर सकती। तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा जालिम हूँ और ऊपर से मैं इस लड़की को जानती भी नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं अपनी पूरे साल की मेहनत को जाया क्यों करूँ। बड़ी मुश्किल से अपनी बॉडी को स्टेबल किया हुआ है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। वो दोनों ड्रैगन उसे कहते हैं लिटिल ह्यूमन लगता है कि तुम अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी हो, हालांकि तुम स्काई परफॉर्म राम की पीक पर हो, लेकिन फिर भी तुम हम दोनों ड्रैगन्स का मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगा था कि तुम ड्रैगन रेस का मुकाबला कर सकती हो। लिटिल फेरी उनसे कहती है हम लोगों में आपस में पहले कोई झगड़ा नहीं था, ना ही मैंने तुम्हें कभी ऑफेंड किया, मैंने तुम्हें बताया भी कि मैं सिर्फ यहाँ से गुजर कर जा रही थी, तुमने मेरे पर पहले अटैक किया है और तुम मुझे मारना चाहते हो। लगता है क्या मुझे अपने सीक्रेट आर्ट को यूज करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ तो तुम दोनों में से एक को तो अपने साथ लेकर मरूंगी। लिटिल फेरी वहाँ पर अपनी एक फॉरबिडन आर्ट को यूज करती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। वो उस फॉरबिडन आर्ट के जरिए से एक ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है। स्पेशल टेक्निक का नाम फ्रोजन क्लाउड फॉरबिडन टेक्निक जीरोथ ऑरोरा होता है। इस टेक्निक के साथ जब ड्रैगन के ऊपर अटैक करती है तो ड्रैगन की बॉडी वहाँ पर आइस में कवर होना शुरू हो जाती है। तो ड्रैगन उसे कहती है तुम्हारी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है, इस बार जो तुमने अटैक किया है इसमें काफी ज्यादा अलग ऑरा निकला है, लेकिन हमारी लिटिल फेरी भी अब काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है, उसने अपने लास्ट मूव को यूज कर दिया है। तो लिटिल फेरी ने जिस ड्रैगन के ऊपर अटैक किया था, हालांकि उसकी बॉडी आइस में कवर हो चुकी है, वो ड्रैगन फिर भी उसे कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस अटैक के साथ मेरी बॉडी को आइस में कवर करके जमा कर मार सकती हो। हमारे जैसे ड्रैगन्स के लिए इस तरह की इंजरी तो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपने आप को दोबारा रीजनरेट कर लूंगी। उसी के साथ वहाँ पर उसकी बॉडी हाफ में कट जाती है और वो ड्रैगन मर जाती है, जबकि दूसरा ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी वाइफ की जान ले ली, तुमने मेरी वाइफ को मारा है, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिटिल फेरी उसे कहती है मैंने तुम्हें बताया भी कि मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, फिर भी तुमने मेरे पर अटैक किया और मेरी जान लेने की कोशिश की। यहाँ पर तुम दोनों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है और तुम दोनों की मौत के बाद भी ये गुनाह नहीं धुलेगा। मोली वहाँ पर खड़ी देख रही होती है, वो जाओची से कहती है हालांकि उसने एक ड्रैगन को मार दिया है, ये लड़की खुद भी बहुत ही जल्दी मरने वाली है, क्योंकि इसने जहाँ पर एक फॉरबिडन आर्ट को यूज किया था, उस फॉरबिडन टेक्निक को यूज करने की वजह से परफॉर्मेंस डैमेज हो चुकी है। लेकिन कम से कम वो दोनों ड्रैगन्स में से एक ड्रैगन को तो मारने में कामयाब हुई, लेकिन अब जबकि उसकी परफॉर्मेंस टूट चुकी है तो उसके लिए अब सिर्फ मौत बची है और कुछ भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी मरने वाली है। जाओची चिल्लाकर मोली से कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, उसने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर सब कुछ किया है, वो मेरी वजह से मर नहीं सकती। वो मोली से कहता है मोली प्लीज जल्दी करो और उस दूसरे ड्रैगन को मार दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। लेकिन मोली अभी भी उसकी बात नहीं सुनती। लिटिल फेरी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है, जबकि हमारा जाओची भी जंप करते हुए आगे बढ़ता है ताकि उसे कैच कर सके। वो मोली से कहता है मोली प्लीज इस बार मेरी हेल्प कर दो, तुमने यहाँ पर मेरी हेल्प नहीं की तो फिर मैं भी इस लड़की के साथ यहीं पर इस फ्लड ड्रैगन के हाथ से मरना पसंद करूंगा, और अगर मैं मरूंगा तो मेरे साथ साथ हिमालय पॉइजनस बीड भी खत्म हो जाएगा और तुम भी मारी जाओगी। जाओची लिटिल फेरी को कैच करके नीचे उतर आता है। मोली उसे कहती है तो तुम इस प्रिंसेस को यहाँ पर धमकी दे रही हो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी धमकी में आकर यहाँ पर इस ड्रैगन को तुम्हारे लिए मार डालूं। वो ड्रैगन भी नीचे उतर आता है और उनके ऊपर अटैक करता है, जबकि मोली वहीं पर अपने हाथ को पीछे की तरफ झटकती है और उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है। उस ड्रैगन की तरफ गुस्से के साथ देखती है और उसे कहती है हिम्मत कैसे हुई, तुम एक लो लेवल के फ्लड ड्रैगन हो, जबकि तुम मेरे जैसी प्रिंसेस के सामने इस तरह अटैक करने की हिम्मत कर रहे हो। ड्रैगन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है आखिर तुम हो कौन। लेकिन हमारी मोली उसी वक्त अपने हाथ को घुमाती है और उसके ऊपर एक ही स्लैश लगाती है और सिर्फ एक ही स्लैश के साथ वो फ्लड ड्रैगन को मार देती है। तो मोली उस फ्लड ड्रैगन को मारने के बाद वो भी नीचे उतर आती है। जाओची लिटिल फेरी को वहीं पर नीचे रखता है और मोली से कहता है मोली क्या तुम ठीक हो। मोली अब काफी ज्यादा गुस्से में होती है, वो पीछे की तरफ अपना मुंह घुमा लेती है और उसे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर साथ ही वो उसके हिमालय पॉइजनस बीड के अंदर चली जाती है और गुस्से के साथ उसे कहती है पूरा साल यहाँ पर मेहनत की, अपनी बॉडी के अंदर से पॉइजन को निकालने की कोशिश की, लेकिन तुमने यहाँ पर इस ड्रैगन को मरवाने के चक्कर में और इस अनजान लड़की को बचाने के चक्कर में मेरी पूरे साल की मेहनत को जाया कर दिया है। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, अगले 3 महीने तक तुम दोबारा मुझसे मदद के लिए मत कहना और ना ही मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जबकि हमारा जाओची काफी खुश होता है और उसे कहता है मोली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही वो लिटिल फेरी की तरफ आगे बढ़ता है, वो उसकी बॉडी को हाथ लगाकर चेक करने लगता है तो वो बेहोश हालत में उसे कहती है मेरी बॉडी को टच मत करना। जाओची अपना हाथ पीछे डाल लेता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, तो सिर्फ तुम्हारी बॉडी की सिचुएशन को चेक करना चाहता हूँ कि तुम्हारी हालत इस वक्त कैसी है। आती जाओची सोच रहा होता है मोली ने बिल्कुल ठीक कहा था, इसने जिस फॉरबिडन आर्ट को यहाँ पर यूज किया है उस फॉरबिडन आर्ट की वजह से इसकी बॉडी के अंदर जो परफॉर्म वेन्स थी वो सारी की सारी डैमेज हो चुकी हैं, इसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अगर हम इसकी परफॉर्म वेन्स को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करें
करें तभी हम इसकी जान बचा सकते हैं। मुझे इसकी वेन्स को दोबारा बनाना होगा, लेकिन इसकी परफॉर्म वेन्स को दोबारा बनाने में से बहुत ज्यादा दर्द होगा। इसकी बॉडी को टच भी करना पड़ेगा और इसके बदले ये मरना पसंद करेगी। लिटिल फेरी भी अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। वो जाओची से कहती है मेरी परफॉर्म वेन्स डैमेज हो चुकी है, अब मैं तुम्हारे लिए बेकार हूँ, ना ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ना ही अपनी मदद कर सकती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, अपनी जान बचाओ, सबका ब्लेम तुम्हारे ऊपर नहीं है। मोली जाओची से कहती है तुम्हें यहाँ पर इसको मनाने की जरूरत नहीं है, इस वक्त इसकी परफॉर्म वेन्स डैमेज हो चुकी है और अगर इसकी परफॉर्म वेन्स को तुम दोबारा ठीक भी करोगे तो इसकी सारी कल्टीवेशन जाया हो जाएगी। तो पूरी जिंदगी की कल्टीवेशन को जाया होते हुए नहीं देख पाएगी। लड़की का इलाज करना तो काफी ज्यादा आसान हो सकता है तुम्हारे लिए, लेकिन इसको इलाज के लिए मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये खुद यहाँ पर मरना चाहती है। जाओची उसे कहता है लिटिल फेरी तुम्हें यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही टेंशन लेने की जरूरत है। मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें बचाने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकालूंगा। तुम्हें यहाँ पर अपनी जिंदगी पर गिव अप करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें और तुम्हारी कल्टीवेशन दोनों को बचा लूंगा। वहीं पर जाओची को सामने एक केव दिखाई देती है। जाओची उसे उठा लेता है और उसे कहता है मुझे सामने केव दिखाई दिया, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। जाओची उसे उठाकर उस केव की तरफ चला जाता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें टच किया है, मैंने तुम्हें उठाया हुआ है, अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो तुम्हें दोबारा से ठीक होना पड़ेगा। होने के बाद अगर तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकती हो। जाओची उस केव में चला जाता है और उसे वहाँ पर लिटा देता है। वो वहीं पर बैठा होता है और उसका ऑपरेशन परफॉर्म करने लगता है। उसी वक्त उसे एक डिवाइन ड्रैगन की आवाज आती है। वाकई में एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। पीछे जाओची ने डिवाइन फीनिक्स के ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर टेस्ट को दिया था। जाओची जब वहाँ पर अपनी फीनिक्स फायर को एक्टिवेट करता है तो ड्रैगन उसे कहता है जी तो वाकई में फीनिक्स गार्ड की फायर है। लगता है कि लड़के तुम्हारे पास डिवाइन फीनिक्स की ब्लड लाइन की पावर है और उसकी फायर भी तुम्हारे पास है। मुझे कहता है कौन है जहाँ पर, कौन मुझसे बात कर रहा है। तो वहाँ पर उसके सामने डिवाइन ड्रैगन की सोल अपीयर होती है। डिवाइन ड्रैगन उसे कहता है यंग मैन तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस एक डिवाइन अजूरे ड्रैगन की एक सोल का हिस्सा हूँ जो कि यहाँ पर छोड़ा गया है इस ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर, और ये एक डिवाइन ड्रैगन का ट्रेनिंग ग्राउंड है जहाँ पर तुम इस वक्त खड़े हो। मैं तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जाओची उसकी बात सुनकर पहुंचता हैरान होता और कहता है क्या वाकई में तुम वही डिवाइन अजूरे ड्रैगन हो? मैंने सुना था कि जब गार्ड्स यहाँ पर हुआ करते थे अजूरे ड्रैगन बहुत सारे डिवाइन बीस्ट का गार्ड हुआ करता था, उनके ऊपर राज करता था। क्या तुम वाकई में वही डिवाइन ड्रैगन की सोल हो? साथ ही जाओची सोच रहा था, इसने कहा कि ये इसका ट्रेनिंग ग्राउंड है, कहीं वाकई में ये उसी तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड तो नहीं है जैसा कि वो फीनिक्स का ट्रेनिंग ग्राउंड था जहाँ से मुझे फीनिक्स की ब्लड लाइन मिली। लगता है कि यहाँ पर भी मुझे ब्लड लाइन की पावर मिल सकती है अगर मैं इसके टेस्ट को पास करूँ। तो अजूरे ड्रैगन गार्ड उसे कहता है ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जहाँ पर मैं अपनी ब्लड लाइन की पावर को छोड़कर गया हूँ ताकि कोई भी इंसान यहाँ पर आकर मेरे टेस्ट को पास करके मेरी ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर को ले सकता है, क्योंकि ड्रैगन की डिवाइन पावर की वजह से यहाँ का ऑरा काफी ज्यादा ठीक है। इसी वजह से बहुत सारे हॉस्टाइल बीस्ट यहाँ पर आ चुके हैं जैसे कि वो दोनों फ्लड ड्रैगन थे। इसी वजह से पिछले कई हजारों साल से यहाँ पर कोई भी नहीं आ पाया। तुम आज पहले इंसान हो, मेरे ट्रेनिंग ग्राउंड को बनाने के बाद तुम पहले इंसान हो जो इस केव में आ सके हो। तुम यहाँ पर मेरे टेस्ट को देने के लिए राजी हो जाते हो और मेरे टेस्ट को पास करते हो। तुम्हें अपने 3 ड्रैगन ब्लड ड्रॉप्स दूंगा और उसके साथ साथ तुम्हें मैं अपनी ब्लड लाइन की पावर भी दूंगा। मुझे बताओ क्या तुम मेरे इस टेस्ट को देना चाहोगे? तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 61 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डिवाइन ड्रैगन का जो ट्रेनिंग ग्राउंड है उसकी स्टेप कितने ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 62 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आप सभी लोग जानते हैं कि क्या हुआ था। लास्ट एपिसोड के एंड पे जाओची लिटिल फेरी को उठाकर गुफा के अंदर चला जाता है जहां पर एक ट्रायल ग्राउंड होता है और वो डिवाइन ड्रैगन जो कि अजूरे ड्रैगन गॉड है तो ट्रायल ग्राउंड होता है। वो जाओची से कहता है अगर तुम मेरे इस टेस्ट को पास करते हो जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ तुम्हें यहाँ पर मेरी डिवाइन पावर्स मिलेंगी, यानी मेरी ब्लड लाइन की पावर तुम्हें ट्रांसफर हो जाएगी। तो जाओची भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कहीं ये बिल्कुल वैसे ही फीनिक्स गार्ड की तरह एक ट्रायल ग्राउंड तो नहीं है जहाँ से मुझे फीनिक्स की ब्लड लाइन की पावर मिली है। एपिसोड की शुरुआत में जाओची से कहता है डिवाइन ड्रैगन गार्ड मुझे पता है कि तुम अपनी गॉड्स की एरा में बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट हुआ करते थे और तुम एक बहुत ही पावरफुल गार्ड हो। लगता है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर होगा जिससे तुम इस लिटिल फेरी की बॉडी के अंदर इसकी जो परफॉर्म वेन्स हैं उनको दोबारा से ठीक कर सको और इसको जिंदा रख सको। परफॉर्म वेन्स डैमेज हो चुकी हैं, अगर तुम इसकी परफॉर्म वेन्स को दोबारा से ठीक कर सको तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो, मैं वो कीमत अदा करने को तैयार हूँ, बस इस लड़की की जान बचा दो। डिवाइन ड्रैगन गार्ड उसे कहता हाँ मुझे एक तरीका पता है जिसकी मदद से मैं इस लड़की को बचा सकता हूँ। वो वाला तरीका काफी ज्यादा स्पेशल है। उस तरीके से न सिर्फ तुम इस लड़की की जान बचा पाओगे बल्कि ये लड़की अपनी स्काई परफॉर्म ड्राम के पीक पर है, ये बहुत ही जल्दी परफॉर्म ड्राम में ब्रेक थ्रू कर जाएगी मेरे उस तरीके की मदद से। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरे ट्रायल ग्राउंड में आना होगा, तुम्हें मेरे टेस्ट को पास करना होगा। अगर तुम मेरे टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम्हें मेरी ब्लड लाइन की पावर मिलेगी और उसी के बाद मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा। मेरी ब्लड लाइन की पावर मिलने के बाद ही तुम उस तरीके को यूज करते हुए इस लड़की की जान बचा पाओगे। चलो जल्दी से बताओ क्या तुम मेरे टेस्ट को देना चाहोगे या नहीं? लेकिन इसके लिए एक्सेप्टेंस देने से पहले मैं तुम्हें एक बारे में बता दूं, मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ कि मेरा टेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तुमने फीनिक्स गार्ड के ट्रायल को दिया है, लेकिन फीनिक्स एक बहुत ही काइंड गार्ड था जिसकी वजह से उसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा सिंपल था, लेकिन मेरा टेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तुम इस टेस्ट के दौरान मारे भी जा सकते हो। इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम्हें टेस्ट को पास करना होगा या फिर इसी टेस्ट के दौरान मरना होगा। मुझे लिटिल फेरी की बॉडी की तरफ देखता और कहता है मुझे लिटिल फेरी के लिए करना पड़ेगा, मुझे इस टेस्ट को देना ही पड़ेगा। वो ड्रैगन गार्ड से कहता है ठीक है मैं तुम्हारे इस टेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं टेस्ट देने को तैयार हूँ। तो ड्रैगन गार्ड उसके सामने पोर्टल को ओपन करता है जहाँ से उसका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। वो उसे कहता है तो मैं तुम्हें यहाँ पर फिर से एक बार वार्निंग देना चाहता हूँ। तुमने फिनिक्स के टेस्ट को पास किया और तुम्हें लगता होगा कि फिनिक्स का टेस्ट बहुत आसान था तो ये टेस्ट भी आसान होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये टेस्ट बहुत मुश्किल होने वाला है। इसमें से निकलने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो टेस्ट को पास करो या फिर मर जाओ। यहाँ पर तुम फिर से एक बार सोच लो क्या तुम इस टेस्ट को देना चाहते हो या नहीं। तो जाओची लिटिल फेरी की बॉडी के पास जाकर बैठ जाता है, डिवाइन गार्ड से कहता है डिवाइन ड्रैगन
कार्ड, तो मैं क्या इस ट्रायल टेस्ट के दौरान इसकी बॉडी को भी अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? इसको यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। ड्रैगन कार्ड उसे कहता हाँ तुम इसे अपने साथ लेकर जा सकते हो। इसको साथ ले जाने की वजह से तुम्हारे टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल डबल हो जाएगी, क्योंकि ये लड़की भी तुम्हारे साथ होगी। इसी वजह से सोच समझकर अपना कदम उठाना। अगर इसको लेकर जाओगे तो वहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स अपीयर होंगे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और तुम्हारा डिफिकल्टी लेवल 2 बंदों के हिसाब से होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम वहाँ पर मॉन्स्टर्स का मुकाबला करते हुए इस लड़की को भी बचा पाओगे। लिटिल फेरी जाउची से कहती है तुम मुझे यहीं पर छोड़ जाओ, मुझे किसी मर्द की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर ठीक हूँ। माना जाउची उसे उठाकर ट्रायल ग्राउंड की तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है मुझे पता है कि तुम मर्दों से नफरत करती हो और इसके लिए तुम्हारे पास अपनी कोई वजह होगी, लेकिन मैं एक मर्द हूँ और मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अच्छी से पता है कि मुझे लड़कियों की किस तरह केयर करनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ, फिर इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। तुम्हारे लिए मैं इस टेस्ट को पास करूंगा ताकि तुम्हारे डैमेज वेन्स को दोबारा से रिपेयर किया जा सके। ठीक होने के बाद तुम जो चाहे वो कर सकती हो, चाहे मुझे मार सकती हो या फिर मुझे बददुआ दे सकती हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे बारे में जो भी फैसला लेना है वो सिर्फ और सिर्फ मैं लूंगा। तो नेक्स्ट सीन ट्रायल ग्राउंड का दिखाया जाता है। जाउची उसके साथ ट्रायल ग्राउंड के ऊपर पहुंच जाता है। तो ये इनकी फर्स्ट स्टेज होने वाली है। जाउची लिटिल फेरी को एक पेड़ के पास ही बिठा देता है और उसे कहता है तुम यहीं पर बैठी रहो, जब तक जरूरी नहीं होगा तब तक मैं दोबारा तुम्हारी बॉडी को टच नहीं करूंगा। जाउची उसे वहाँ पर बिठाकर आगे बढ़ाता है और कहता है जबकि हम दोनों की किस्मत यहाँ पर जुड़ चुकी है, मैं यहाँ पर तुम्हें बचा सकता हूँ और तुम मुझे यहाँ पर बचा सकती हो। तुम्हें यहाँ पर मुझे हिम्मत देना होगी कि तुम्हारी हिम्मत की वजह से मैं आगे बढ़ सकूँ और इस टेस्ट को आसानी से पास कर सकूँ। साथ ही तुम्हें उम्मीद रखना होगी कि मैं इस टेस्ट को पास करूँ और तुम्हारी परफॉर्म वेन्स दोबारा से रिपेयर हो सके, तुम डायरेक्टली एम्परर परफॉर्म ग्राउंड में जंप कर सको। डिवाइन ड्रैगन की सोल वहाँ पर फिर से अपीयर होती है और जाउची से कहती है तो मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रायल ग्राउंड के ऊपर वेलकम कहता हूँ। तुम्हारा सबसे पहला स्टेज होने वाला है। इस टेस्ट को हम लोग 3 स्टेजेस में कंप्लीट करेंगे। तुम्हें सबसे पहले यहाँ पर इस पहली स्टेज को कंप्लीट करना होगा। हमारा टेस्ट बहुत ज्यादा सिंपल है। तुम्हारे सामने जितने भी दुश्मन अपीयर होंगे तुम्हें उन सभी को मारना होगा। जब तक उन सभी को मारोगे नहीं तो तुम्हारा अगली स्टेज का दरवाजा ओपन नहीं होगा। साथ ही वो से कहता है ठीक है तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट होता है। जाउची अपनी बड़ी सी क्लोजर स्वर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसके सामने से ग्राउंड के नीचे से काफी सारे स्टोन मैन्स निकलते हैं। वो सारे के सारे स्टोन मॉन्स्टर्स होते हैं और उनके पास उनके वेपन्स होते हैं। यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। जाउची बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा नेक्स्ट सीन हमें काफी दिनों के बाद का दिखाया जाता है। जाउची के टेस्ट को स्टार्ट हुए काफी दिन हो चुके हैं और जाउची यहाँ पर बहुत सारे स्टोन मॉन्स्टर्स को मार चुका है, लेकिन अभी भी स्टोन मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं। जाउची भी काफी ज्यादा थक चुका है। वो कहता है पता नहीं यहाँ पर फर्स्ट स्टेज के ऊपर कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मुझे मारना होगा। ड्रैगन कार्ड में मुझे बताया नहीं था कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। यहाँ पर कोई स्पेशल टास्क भी नहीं है, सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही मारना है। हर बार जब मैं मॉन्स्टर्स की एक वेव को मारता हूँ पीछे से और ज्यादा मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। लास्ट टाइम जिस वेव के मॉन्स्टर्स को मैंने मारा था उसमें टोटल 64 मॉन्स्टर्स थे। हर बार इनका नंबर पहले से डबल हो जाता है। इन मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ भी पहले से बढ़ जाती है। लेकिन ये तो अच्छा है कि मैंने अपने लिए हैवी स्वर्ड को चूज किया था। हैवी स्वर्ड को चूज करने की वजह से तो इसको घुमाने पर इसकी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मैं एक ही बार मार सकता हूँ। और दूसरा भारी तलवार के साथ यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारने पर मेरी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है और मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। इतनी भारी तलवार के साथ मैं अच्छे से अपने प्यारों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। भारी वेपन मेरे लिए वाकई में अच्छा साबित हुआ अपनों को बचाने के लिए। जाउची कहता है तो इस वाले मॉन्स्टर्स की वेव को तो मैंने खत्म कर दिया। अब अगली लहर में बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकलेंगे। मुझे लगता है कि अगली बार ये डबल हो जाएंगे, क्योंकि इस बार 64 थे तो अगली बार ये डबल होकर 100 से भी ज्यादा हो जाएंगे और मुझे लगता है कि इनका अंत होने वाला है। जाउची के सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स फिर से अपीयर होते हैं। तो ये मॉन्स्टर्स की एक नई लहर होती है और ये वाकई में 100 से ज्यादा होते हैं। जाउची फिर से मॉन्स्टर्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जाउची कहता है ये टेस्ट तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं मॉन्स्टर्स की एक लहर को मारता हूँ, सारे मॉन्स्टर्स को मतलब मार दिया जाता है, तो उसी वक्त नए मॉन्स्टर्स अपीयर हो जाते हैं। लेकिन मुझे सांस लेने का टाइम भी नहीं मिल रहा। इसका मतलब यही है कि ड्रैगन कार्ड का जो टेस्ट है वो फीनिक्स कार्ड के टेस्ट से बहुत ज्यादा मुश्किल है। जाउची फिर से मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है और इस वाली वेव को भी खत्म कर देता है। तो उस वाले मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो जाकर फेरी के पास ही बैठ जाता है। जाउची लंबी सांस लेता है और कहता है लगता है कि मैंने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया, अब ये मॉन्स्टर्स खत्म हो जाएंगे, ये आखिरी वेव थी। जाउची कहता है हालांकि मेरे पास बहुत ही भारी तलवार है जिसको घुमाकर मैं अपनी चारों तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में मार सकता हूँ, लेकिन अब मेरे पास काफी कम मिस्टिक पावर रह गई है। ऊपर से मेरा स्टेमिना भी काफी ज्यादा कम हो चुका है। अगर इसके बाद कोई और मॉन्स्टर्स की वेव निकल आती है लगता है कि उसके साथ फाइट करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जाउची जैसे सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। इस बार जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनके पास वेपन चेंज होता है। पहले वालों के पास स्वर्ड्स थी तो इस वाले मॉन्स्टर्स के पास मेटेओराइट हैमर्स होते हैं। मेटेओर हैमर यानी कि एक बड़ा सा लोहे का हैमर बॉल जो कि एक जंजीर के साथ बंधा होता है। वो स्टोन मॉन्स्टर अपने हाथ में मेटेओर हैमर पकड़कर खड़े होते हैं। तो जाउची लिटिल फेरी की तरफ देखता है कहता है अगर मैं इसे यहीं पर पेड़ के पास ही छोड़ दूंगा तो वो अपने मेटेओर हैमर के साथ इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे इसके उसे अपने पास ही रखना होगा, यानी अपने साथ रखना होगा और फाइट करनी होगी। जाउची उसे उठा लेता है और कहता है तो लगता है कि अब तुम्हें अपने साथ उठाकर ही फाइट करना होगी। यहाँ पर फाइट करते हुए साथ साथ तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूंगा। वक्त एक मॉन्स्टर अपने मेटेओर हैमर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो जाउची अपनी बड़ी तलवार के साथ उसके हैमर को पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। जाउची कहता है लगता है कि मुझे इनके अटैक्स को अवॉइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट हिट्स को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास पहले ही काफी ज्यादा कम मिस्टिक पावर रह गई है। तो वहाँ पर बहुत सारे मेटेओराइट हैमर वाले मॉन्स्टर्स होते हैं। वो बार बार उसके ऊपर अपने बड़े से बॉल के साथ अटैक करते हैं। यहाँ पर दोनों काम एक साथ तो नहीं कर सकता, उनके अटैक्स को अवॉइड नहीं कर सकता और साथ साथ उसे लिटिल फेरी को अभी बचाना है। मॉन्स्टर्स चारों तरफ से बार बार उसके ऊपर अपने बॉल्स के साथ अटैक कर रही होती है। जाउची कहता है ये तो बहुत ज्यादा बुरा है, वो चारों तरफ से मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। लिटिल फेरी को ग्राउंड के ऊपर लिटा देता है और अपनी बॉडी के साथ उसको ऊपर से कवर करता है। कहता है मैं इसको यहाँ पर हर्ट होने नहीं दे सकता, जबकि जाउची के अपने मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। जाउची कहता है लगता है कि कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी है, मुझे यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना पड़ेगा। हमारा जाउची यहाँ पर फिनिक्स की ब्लड लाइन वाली पावर को यूज करता है तो वो यहाँ पर स्टार स्कॉचिंग डीमन लोटस वाले मूव को यूज करता है। जैसे वहाँ पर डीमन लोटस वाले मूव को यूज करता है तो उसके पास से काफी सारी फायर लोटस निकलती है। उन सारे फायर्स के साथ वो अपने आसपास जितने भी मेटेओराइट मॉन्स्टर्स होते हैं सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उन सभी को डिस्ट्रॉय करने के बाद लिटिल फेरी से कहता है लिटिल फेरी क्या तुम ठीक हो? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक ये जाउची जिंदा है तब तक तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मुझे लगता है कि हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज को तकरीबन मुकम्मल कर ही लिया है। छुटकर सामने की तरफ देखता है तो सामने से और भी मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। यहीं पर डिवाइन ड्रैगन गार्ड जाउची से कहता है इंसान तुमने यहाँ पर
काफी अच्छा प्रदर्शन दिया है। तुम्हारे लिए मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ, ये तुम्हारी सेकंड लास्ट वाली वेव है। बाद सिर्फ एक और वेव का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, के बाद तुम्हारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगा और तुम सेकंड स्टेज में जा पाओगे। साउची डिवाइन ड्रैगन कार्ड से कहता है, ड्रैगन कार्ड तुम देख लेना, मैं तुम्हारे इस टेस्ट को पास करूंगा, सेकंड स्टेज में भी पहुंचूंगा। साउची लिटिल फेरी से कहता है, लगता है कि अब आगे का टेस्ट और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये सेकंड लास्ट वाली वेव है तो इसका मुकाबला करना काफी मुश्किल होगा। तो क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी? मरने से पहले तुम्हारा नाम तो पता होना चाहिए। तो लिटिल फेरी से कहती है, मेरा नाम चू जुई चैन है। साउची से कहता है, तुम्हारा नाम तो बहुत ज्यादा प्यारा है, तुम्हारे हिसाब से काफी ज्यादा फिटिंग है, यानी कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारी खूबसूरती के लिहाज से ये वाला नाम काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी अपनी लिटिल फेरी ही कहूंगा। साउची लिटिल फेरी से कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। इस टेस्ट को पास करूंगा और डिवाइन ड्रैगन कार्ड उस तरीके को बताएगा जिससे मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस वेट्स को दोबारा से रिपेयर कर सकता हूँ। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना होगा। और वो फिर से स्टोन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। कुछ कहता है, चाहे यहाँ पर कितने ही मॉन्स्टर्स क्यों ना आ जाए, मैं उन सभी को मार डालूंगा और इस फर्स्ट स्टेज को पास करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 62 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 63 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था साउची फर्स्ट ट्रायल ग्राउंड की सेकंड लास्ट वेव पर पहुंच जाता है और उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आते हैं और उसे उन सभी मॉन्स्टर्स को मारना है ताकि उसके बाद जो नेक्स्ट वेव आएगी वो उसकी फाइनल वेव होगी और उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो सेकंड स्टेज पर प्रमोट हो जाएगा। साउची वहां पर मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है तो उसी वक्त कुछ मॉन्स्टर्स के पास एरोज होते हैं तो वो उसके ऊपर तीर बरसाते हैं। साउची कहता है, मुझे पहले इन तीरों वालों का कुछ करना होगा। तो मॉन्स्टर्स दूर से मेरे ऊपर तीरों से अटैक कर रहे हैं, क्योंकि अगर सबसे पहले मैंने इन आर्चर्स को यहाँ पर नहीं मारा तो जब तक मैं ग्राउंड वाले दूसरे मॉन्स्टर्स को मारूंगा तब तक ये वाले मेरे ऊपर तीर बरसा कर मुझे मार डालेंगे। साउची वहीं पर खड़े खड़े एक नए मूव को ट्राई करने की कोशिश करता है। साउची कहता है, तो मैं अपने इस नए मूव को ट्राई करके देखता हूँ, मैंने पहले कभी इसको यूज नहीं किया। साउची वहीं पर अपनी तलवार को घुमाता है, वो अपने वुल्फ स्लैश मूव को यूज कर रहा है, लेकिन साथ ही वुल्फ स्लैश मूव को यूज करता है तो उसके मूव के अंदर से एनर्जी निकलने की बजाय डिवाइन फीनिक्स की फायर निकलती है। वो फीनिक्स फायर उड़ती हुई काफी दूर तक जाती है, यानी कि अब उसकी रेंज बढ़ चुकी है। मोली भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। मोली कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने यहीं पर खड़े खड़े दो डिवाइन टेक्निक्स को आपस में मर्ज कर दिया, तुमने वुल्फ स्लैश को वर्ल्ड ओड ऑफ फीनिक्स के साथ मिक्स कर दिया है। तो मोली स्पेशली इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है, कहती है इसकी हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है, सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन फिर भी इसने यहाँ पर एक नए अटैक के बारे में सोचा और सिर्फ इस पहली बार इसमें ट्राई किया है और जहाँ पर इसने इस मूव को सक्सेसफुली पूरा भी किया है। तो मतलब ये वाकई में एक जीनियस है जो कि दो डिवाइन टेक्निक्स को आपस में मर्ज कर सकता है। कम्प्रीहेंशन की एबिलिटीज तो वाकई में बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। तो साउची फिर से उसी स्पेशल मूव को यूज करता है, वो अपने पास से काफी सारी डिवाइन फीनिक्स फायर को निकालता है और कहता है, मैं इस वाले नए मूव को फीनिक्स ब्रेक का नाम दूंगा। साउची वहाँ पर अपनी तलवार को घुमाते घुमाते बार बार वुल्फ स्लैश लगाता है जिसके अंदर से फीनिक्स ब्रेक निकलता है। बहुत सारे फीनिक्स पंची जो फायर बने होते हैं वो मॉन्स्टर्स के ऊपर जाकर गिरते हैं और वो सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। साउची की अपनी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। डिवाइन ड्रैगन गार्ड साउची से कहता है, लड़के तुम तो वाकई में एक जीनियस हो और एक रियल टैलेंट हो, तुम्हें यहाँ पर पूरे 1 मिनट का टाइम दूंगा। 1 मिनट के बाद यहाँ पर फाइनल वेव अपीयर होगी, तुम्हें यहाँ पर फाइनल वेव को हराना पड़ेगा। अगर तुमने फाइनल वेव मॉन्स्टर्स को हरा दिया तो उसके बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। यहीं पर मोली चिल्लाकर साउची से कहती है, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे? तुम एक बहुत बड़े गधे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पास ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की पावर है। ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की टेक्निक को यूज करते हुए तुम अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हो, कि तुम अपनी इंजरीज को भी दोबारा से हील कर सकते हो। तुमने उसे अभी तक यूज क्यों नहीं किया? उसे कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिलहाल के लिए मुझे उस अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करने की भी जरूरत नहीं है। साउची लिटिल फेरी को लिटा देता है और उसे कहता है, तुम बस यहीं पर आराम करो, बस आखिरी मॉन्स्टर्स बचे हैं, इन मॉन्स्टर्स को हराने के बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी, तुम्हें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज की फाइनल वेव स्टार्ट होती है तो इसमें सिर्फ एक ही मॉन्स्टर होता है जो कि स्टोन ड्रैगन जनरल होता है, स्पिरिट परफॉर्म ग्राउंड के 5th लेवल पर आता है और उसके पास भी एक बड़ी सी हैवी स्वर्ड होती है। मोली उसे देखते ही साउची से कहती है, तुम इससे फाइट नहीं कर पाओगे क्योंकि स्पिरिट राउंड के 5th लेवल पर है और उसकी परफॉर्म एनर्जी तुमसे बहुत ज्यादा है। उसके पास जो स्पेशल वेपन है, जो तलवार है, वो स्काई परफॉर्म ग्राउंड का एक वेपन है। साउची उठकर खड़ा हो जाता है और मोली से कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर इससे फाइट करना पड़ेगी। मैं पहले इस पॉइंट तक पहुंच चुका हूँ और इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते मैंने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ हासिल किया है। मैं यहाँ पर आकर गिव अप तो नहीं करने वाला, मैं कम से कम कोशिश तो करूंगा और कोशिश करके मरना पसंद करूंगा। मैंने इस बारी तलवार को चूज किया था ताकि मैं अपने को प्रोटेक्ट कर सकूं और आज मैं इसी बेस के ऊपर यहाँ पर इस मॉन्स्टर का मुकाबला करूंगा क्योंकि मैं लिटिल फेरी को बचाना चाहता हूँ। अगर आज मैं यहाँ पर लिटिल फेरी को नहीं बचा पाया तो जिंदगी में अगर मैं यहाँ पर जिंदा बच भी जाता हूँ तो दोबारा कभी मैं किसी हैवी स्वर्ड को उठा नहीं पाऊंगा, मैं एक तलवार को उठाने के लायक नहीं। तो साउची वहीं पर खड़े खड़े जबरदस्त चीख मारता है और उसी के साथ ही वो इवल कार्ड के सेकंड गेट को ओपन कर देता है जिसका नाम बर्निंग हार्ट होता है। तो साउची चिल्लाकर सेकंड गेट को ओपन करता है, जबकि मोली ने उसे सेकंड गेट को ओपन करने से मना किया था। मोली उसे कहती है, जी तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने सेकंड गेट को क्यों ओपन कर रहे हो? तुम्हें पता है कि सेकंड गेट को अगर तुम अभी ओपन करोगे तो तुम्हारी सारी की सारी मेरिडियंस डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि स्पिरिट परफॉर्म ग्राउंड में जाने से पहले अपनी सेकंड गेट को ओपन मत करना, अभी तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, अभी तो तुम सिर्फ ट्रू परफॉर्म ग्राउंड में हो। इसके साथ ही मोली सोच रही होती है, ये मेरी किसी भी बात को नहीं सुनने वाला, ये बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह है, मेरा भाई का कैरेक्टर भी बिल्कुल इसी के जैसा था। जब किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता था तो वो हाथ से गुजर जाता था और अपनी परवाह भी नहीं करता था। इसने भी यहाँ पर अपनी परवाह किए बगैर यहाँ पर सेकंड गेट को ओपन कर दिया है ताकि इसे स्ट्रेंथ मिल सके। तुम्हारा साउची सेकंड गेट को ओपन कर लेता है और उसको ओपन करने के बाद वो अपने फीनिक्स ब्रेक मूव को यूज करता है। पहले तो अपने फीनिक्स ब्रेक के साथ जनरल के ऊपर अटैक करता है, फिर साथ ही वो वहीं पर अपने एम्फिरियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग को यूज करता है। दोनों मूव्स काफी ज्यादा पावरफुल मूव है। एम्फिरियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग को यूज करते हुए अपनी तलवार के साथ जनरल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसकी तलवार उसकी बॉडी के अंदर धंस नहीं पाती। साउची के हाथ से उसकी बड़ी तलवार भी छूट जाती है और साउची पीछे की तरफ गिर जाता है। तो फिर से उठता है और अपनी तलवार को उठाकर वुल्फ स्लैश मूव को यूज करता है, लेकिन जहाँ पर फीनिक्स ब्रेक काम नहीं आया वहाँ पर वुल्फ स्लैश मूव भी काम नहीं आता। साउची फिर से पीछे की तरफ गिर जाता है। मोली काफी ज्यादा घबरा जाती है। लिटिल फेरी भी वहाँ पर आंखें खोलकर सामने की तरफ देखती है और कहती है, तो क्या ये काम किया? क्या उसने उसको हरा
हरा दिया। लेकिन हमारा जाउची उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। लिटिल फेरी दूर से चिल्ला चिल्लाकर उसका नाम पुकार रही होती है। वो मॉन्स्टर जाउची को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लिटिल फेरी कहती है, मैं ऐसे बेबस यहाँ पर कब तक पड़ी रहूंगी, मुझे उसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ मुझे बचाने के लिए कर रहा है और मुझे ठीक करने के लिए कर रहा है। ये स्टोन ड्रैगन जनरल तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसने अपने सारे के सारे ट्रम्प कार्ड्स को यूज कर दिया, लेकिन फिर भी वो स्टोन जनरल को नहीं हरा पाया। लिटिल फेरी कहती है, उसने यहाँ पर मेरे लिए इतना कुछ कर दिया है, मैं उसे यहाँ पर मरने तो नहीं दे सकती, मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसी वक्त उसे याद आता है कि उसके पास एक स्पेशल बीड है। वो स्पेशल बीड को बाहर निकालती है और कहती है, मेरी मास्टर ने मुझे ये दिया था, इसको फ्रोजन सोल बीड कहा जाता है। मेरी मास्टर ने कहा था कि मैं इसे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में यूज करूँ जब मेरी जान पर बनी है, और मुझे लगता है कि ये वाली जगह बिल्कुल परफेक्ट है, अभी मुझे इसे यूज करना चाहिए। लिटिल फेरी जल्दी से उस बीड को वहाँ पर तोड़ देती है। जैसे ही वो उसको यूज करती है तो उसके अंदर से एक सोल बैरियर निकलता है। जाउची इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, तो वो वहाँ पर बैरियर क्रिएट करती है ताकि वो जाउची को अपने आप को उस बैरियर के अंदर थोड़ी देर के लिए उसके अंदर ट्रैप कर सके, ताकि वो स्टोन जनरल उसके बैरियर को तोड़कर अंदर ना आ सके और जाउची को थोड़ा टाइम मिल जाए। लिटिल फेरी जाउची से कहती है, ये बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी मॉन्स्टर जो कि अपने स्काई प्रोफाउंड ड्राम में ना हो वो इसको नहीं तोड़ पाएगा, स्टोन जनरल तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, तुम अपनी एनर्जी को दोबारा से रिकवर कर सकते हो। मॉन्स्टर बाहर से उनके बैरियर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उस बैरियर को तोड़ नहीं पाता। जाउची कहता है, लिटिल फेरी ने यहाँ पर अपने सीक्रेट वेपन को यूज करते हुए मुझे थोड़ा सा टाइम दिया है, हालांकि उसकी अपनी हालत बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी वो यहाँ पर मुझे बचाने के लिए कोशिश कर रही है, तो मैं भी यहाँ पर इस तरह मर नहीं सकता। लिटिल फेरी, लिटिल आंटी, सीनियर सिस्टर, ये सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे इन सभी के लिए जिंदा वापस जाना पड़ेगा। मोली ने मुझे यहाँ पर मेरी प्रोफाउंड वेन्स वापस देकर मुझे एक नया चांस दिया है, मुझे मेरी कल्टीवेशन वापस दी, मुझे उसकी बॉडी वापस दिलाने में उसकी मदद करनी है, मैं उसके प्रॉमिस को पूरा किए बिना मर नहीं सकता। हमारा जाउची यहाँ पर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की फर्स्ट टेक्निक से अपनी बॉडी को दोबारा से रिकवर करने लगा है। जाउची कहता है, ग्रेट वे ऑफ बुद्धा फर्स्ट स्टेज, मुझे स्ट्रेंथ दो। लिटिल फेरी उसकी तरफ देखकर सोच रही होती है, जाउची वाकई में एक ऐसा इंसान है जो कि मिरेकल्स को क्रिएट कर सकता है, लगता है कि ये यहाँ पर कुछ ऐसा करेगा जिससे ये हमें यहाँ से निकाल सकता है। जबकि हमारी मोली जाउची के इर्द गिर्द निकलने वाली मिस्टिक पावर्स को देखकर बहुत सा हैरान होती है। मोली कहती है, ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की फर्स्ट स्टेज में इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं होती, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही है और बहुत सारी एनर्जी इंटर हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि इसने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के फर्स्ट स्टेज को तक हासिल कर लिया और यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जाउची वहीं पर खड़े खड़े ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की सेकंड स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लेता है। सेकंड स्टेज को ब्रेक थ्रू करने पर उसको काफी ज्यादा पावर मिलती है, जिसकी वजह से उसकी रीजनरेशन एबिलिटी बढ़ जाती है और उसकी बॉडी के ऊपर जितने जख्म होते हैं वो सारे हील हो जाते हैं। जाउची कहता है, ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की सेकंड स्टेज को मास्टर कर लेने के बाद, ब्रेक थ्रू करने के बाद अब मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ 4000 किलोग्राम तक बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, ब्रेक थ्रू करने की वजह से मेरी बॉडी के ऊपर जितने भी जख्म थे वो सारे के सारे हील हो गए हैं। ये सारी मिस्टिक पावर मुझे वापस मिल गई है। ऐसे लगता है जैसे मैं अभी अभी यहाँ पर फाइट में उतरा हूँ, तो मुझे अपनी नई स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए स्टोन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना होगा। जाउची खुद ही उस बैरियर को तोड़ देता और बाहर निकल आता है और लिटिल फेरी से कहता है, लिटिल फेरी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर बैरियर क्रिएट करके मुझे थोड़ा टाइम देने का, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए छोड़कर जा रहा हूँ ताकि मैं उस मॉन्स्टर का मुकाबला कर सकूं, मैं जल्दी वापस आता हूँ। और जाउची जल्दी से जंप करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जाउची यहाँ पर फिर से अपने एम्फिबियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग को यूज करता है। इस बार जाउची उसकी बॉडी को कट लगाता है, लेकिन इस बार वो उसके बाजू के ऊपर अटैक करता है, जिस हाथ में उसने अपनी बड़ी सी तलवार को पकड़ा होता है। जाउची कहता है, हाथ में जो वेपन है वो एक स्काई राम का वेपन है और ये मुझे चाहिए। क्या तुम तो यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो, तो इतना वैल्यूएबल ट्रेजर तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये वेपन मेरे पास होना चाहिए। जाउची उसके बाजू को काटने के बाद आगे बढ़ता है और उसी की तलवार को उठा लेता है। उसकी तलवार का नाम ड्रैगन फॉल्ट होता है। जाउची कहता है, इसका नाम तो काफी ज्यादा अच्छा है, लगता है कि ये वाली तलवार मेरे हाथ में बिल्कुल फिट बैठी है। जाउची उस स्टोन मॉन्स्टर की तलवार को अपने हाथ में उठाकर उसी की तलवार के साथ उसकी बॉडी के ऊपर काट लगाता है और उसे कहता है, तो आप तुम्हें बाय बाय बोलने का वक्त आ चुका है। और जाउची सिर्फ एक स्लैश के साथ उस स्टोन मॉन्स्टर को काट देता है और इसी के साथ सामने एक केव का दरवाजा ओपन होता है, जहाँ पर से जाउची की सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी। गार्ड सोल उसे कहती है, यंग मैन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने मेरी फर्स्ट स्टेज को पास कर लिया है। 10,000 सालों में तुम वो पहले इंसान हो जिसने पहली स्टेज को पास किया है। तुम्हारे टेस्ट के लिए सेकंड स्टेज का गेट ओपन हो चुका है, तब तुम चाहो तो वहाँ पर एंटर हो सकते हो, अगर तुम रेस्ट करना चाहो तो यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, काश तुम सेकंड स्टेज को भी पास कर लो और थर्ड स्टेज तक पहुंचो। जाउची लिटिल फेरी के पास वापस आता है और उसे कहता है, मैंने तुमसे बिल्कुल ठीक कहा था कि मैं इस टेस्ट को पास कर लूंगा। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेज के लिए जाते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ मॉन्स्टर्स को मारते हैं और सेकंड स्टेज को पास करते हैं। साथ ही जाउची कहता है, पता नहीं इस वक्त सीनियर सिस्टर क्या कर रही होगी, पता नहीं वो मेरे बारे में सोच रही होगी या नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस वक्त बाहर की दुनिया में कितना ज्यादा टाइम गुजर चुका है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 63 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 64 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड भी हमने देखा था जाउची अपनी फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर लेता है और उसके लिए सेकंड स्टेज का डोर ओपन हो जाता है। यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसेस यानी कि सिस्टर ज़ूरो अपने प्रिंसेस के बेस में अपने पैलेस में होती है और पैलेस में वो रात के वक्त बाहर बैठी चांद तारे देख रही होती है। साथ ही वो अपने जूनियर ब्रदर जुंची के बारे में सोच रही होती है। ज़ूरो कहती है, जूनियर ब्रदर जाउची को यहाँ से गए हुए 5 महीने गुजर चुके हैं, वो पिछले 5 महीने से वैली ऑफ डेथ की तरफ गया है और अभी तक उसकी कोई भी खबर नहीं है। साथ ही वो कहती है, मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, मुझे पक्का यकीन है कि वो टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले वापस आ जाएगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि सिर्फ 6 महीने में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर वो 6 महीने में टाइम पर वापस नहीं आया, टूर्नामेंट के लिए सिर्फ 3 ही लोगों को ले जाया जा सकता है, वो इस बार के टूर्नामेंट को मिस कर देगा। उसी वक्त उसका बड़ा भाई वहाँ पर आता है, हमारा थर्ड प्रिंस है और उसका नाम कैंगशू है। कैंगशू वहाँ पर आता है और उसे कहता है, इंपीरियल सिस्टर तुम तो वाकई में यहाँ पर हो, रात के वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम किसी के बारे में सोच रही हो? जबकि हमारे यंग मास्टर फैन जुईचेन तुम्हें ढूंढ रहे थे। अब इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उसको बताया कि तुम यहीं पर मिलोगी और देखो तुम यहीं पर मिल गई हो। जुईचेन भी उसके सामने रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, प्रिंसेस मैं फैन जुईचेन तुम्हें स्पेशली मिलने के लिए आया हूँ, तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। जबकि हमारी ज़ूरो भी उन
दोनों को रिस्पेक्ट देते हुए कहती है, तुम दोनों से मिले हुए काफी ज्यादा दिन हो गए हैं, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात के वक्त। फैन जुईचेन प्रिंसेस से कहता है, मैंने सुना है कि हमारे एम्परर इस वक्त एक फ्लावर को ढूंढ रहे हैं जिसको बर्निंग सोल फ्लावर कहा जाता है। और हैरानी की बात नहीं होगी कि हमारे बर्निंग हीवन सेक्टर में इस तरह का एक फ्लावर है, तुम चाहो तो वो फ्लावर तुम्हें मिल सकता है। प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है, जूनियर ब्रदर जाने से पहले मुझे क्या गया था कि मुझे बर्निंग सोल फ्लावर को ढूंढना है। ये बात तो सिर्फ मेरे और एम्परर के दरमियान में थी, लेकिन इसको इस बारे में कैसे पता चल गया कि मुझे एक बर्निंग फ्लावर को ढूंढना है। प्रिंसेस उसे कहती है, मास्टर फैन, क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्या आपके क्लैन मेंबर्स हमें वो फ्लावर देंगे, हमें बर्निंग सोल फ्लावर की जरूरत है। इसके लिए प्राइस कुछ भी हो, कोई भी कंडीशंस क्यों ना हो, हम आपकी उन कंडीशंस को पूरा करेंगे और साथ में आपको प्राइस भी देंगे। जंग मास्टर फैन उसे कहता है, हमारे ट्राइब के लिए बर्निंग सोल फ्लावर एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर है, इसी वजह से बर्निंग सोल फ्लावर के रिलेटेड बात करने की इजाजत तो मुझे नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने फादर से जाकर इस बारे में रिक्वेस्ट करूं, दूसरी बात यह है कि हमें आपकी तरफ से कोई ऐसा ट्रेजर मिल जाए जो कि हमारे उस बर्निंग सोल फ्लावर को रिप्लेस कर सके, तो हो सकता है कि मेरे फादर इस बात के लिए मान जाए। साथ ही अंदर से वो सोच रहा होता है, बराबरी का ट्रेजर तो तभी मिलेगा जब तुम यहाँ पर मेरी वाइफ बनकर मेरे साथ बर्निंग हीवन सेक्टर में वापस जाओगी, तभी मेरे फादर इस बात के लिए मानेंगे और वो तुम्हें बर्निंग सोल फ्लावर दे देंगे। जिस उसकी बात समझ जाती है और उसे कहती है, अब जबकि तुम्हारे सेक्टर के लिए बर्निंग सोल फ्लावर काफी ज्यादा कीमती है, तुम लोग उसको ऐसे नहीं दे सकते, तो फिर ठीक है, तुम लोग उसे अपने पास ही रखो, मैं अपने लिए किसी और जगह से बर्निंग सोल फ्लावर को ढूंढ लूंगी, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है। तो फैन जुईचेन सोच रहा होता है, चलो देखते हैं कि तुम कब तक मुझसे दूर भागोगी, एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट सीन फिर से जाओची का दिखाया जाता है। जाओची को सेकंड स्टेज में एंटर हुए काफी ज्यादा दिन गुजर चुके हैं और वो वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार भी चुका है। जाओची के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, बिल्कुल पिछली बार की तरह ही, जहाँ पर भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स की वेव्स निकलती है, लेकिन इस बार उसे पहले से पता है कि उसे यहाँ पर कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना है। जाओची कहता है, मैंने यहाँ पर 83,900 मॉन्स्टर्स को मार दिया है। जाओची कहता है, लेकिन यहाँ पर मुझे पहले से पता है कि मुझे यहाँ पर कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना है। डिवाइन गार्ड ने कहा था कि मुझे यहाँ पर 99,999 मॉन्स्टर्स को मारना है। मेरे पास सिर्फ 1 साल का टाइम है, 1 साल के अंदर अंदर मुझे ये सारे मॉन्स्टर्स को मारना है, तभी मैं इस टेस्ट को पास कर पाऊंगा। हालांकि ये मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और एक एक करके मैं बड़ी आसानी से इनको मार सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। कभी कभी ये मॉन्स्टर्स झुंड बनाकर निकल आते हैं और सभी से एक साथ मेरे पर अटैक करते हैं, जब इन सभी को मारना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चलो ये बात तो अच्छी है कि मेरी पास्ट लाइफ में मैंने 70 मिलियन लोगों को मारा था और यही तजुर्बा मेरे यहाँ पर काम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है जितने इंसानों की मैं जान ले चुका हूँ। जाओची कहता है, लगता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए काफी ज्यादा वक्त गुजर चुका है और बहुत ही जल्दी टूर्नामेंट भी स्टार्ट होने वाला होगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा। पास पूरा साल नहीं है कि पूरे साल में इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारूं। आज मेरे पास मेरे हीवनली पॉइजनस ब्रीड का पॉइजन होता तो इस पॉइजन को यूज करते हुए यहाँ पर सिर्फ एक ही रात में मैं इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार सकता था। अफसोस कि इसका सारा पॉइजन तो जा चुका है। फिर साथ ही यहाँ पर जाओची को एक आइडिया आता है। जाओची कहता है, अगर मैं यहाँ पर पॉइजन को यूज करके सारे मॉन्स्टर्स को एक बार में नहीं मार सकता, यहाँ पर कम से कम फिनिक्स की फायर को तो यूज कर सकता हूँ। पर सामने से जंगल दिखाई देता है। जाओची कहता है, यहाँ पर क्योंकि जंगल ही जंगल है, अगर मैं इस जंगल को आग लगा देता हूँ और सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पर इकट्ठा कर देता हूँ, तो ये सारे मॉन्स्टर मेरी फिनिक्स की फायर के साथ जलकर खुद ही मर जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स का पीछा नहीं करना पड़ेगा और एक एक करके इनको नहीं मारना पड़ेगा। इस तरह मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी इस टास्क को कंप्लीट कर लूंगा। तो फिर इस आइडिया को आजमा कर देखते हैं। जाओची लिटिल फेरी से कहता है, लिटिल फेरी, मेरे पास एक तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, क्योंकि तुम लिटिल फेरी हो और फ्रोजन पैलेस से हो। मुझे लगता है कि तुमने अपनी सारी जिंदगी बर्फ को देखा है, तुमने आइस और स्नो से कवर माउंटेन्स को तो देखा होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें फायर से कवर प्लेन को दिखाने वाला हूँ। ये वाली फायर बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है और इसको अपनी आंखें खोलकर देखना, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी फायर होगी। जाओची जल्दी से अपने फिनिक्स विंग्स खोलता है और जल्दी से जंप करता हुआ फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है और सारे मॉन्स्टर से कहता है, तुम सभी लोग जल्दी से मेरे पीछे आओ। और वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स भागते हुए उस जंगल में उसके पीछे चले जाते हैं। वो जंगल में उसके पीछे जाते हैं। जाओची कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, मेरे पीछे आते जाओ। वहाँ पर जाने के बाद जाओची अपने स्टार स्कॉर्चिंग डीमन लोटस मूव को यूज करता है और अपनी फायर को वहाँ पर फैला देता है। जाओची अपनी फिनिक्स फायर को जब वहाँ पर जंगल में फैलाता है तो वहाँ पर पेड़ों को आग लग जाती है और पूरे का पूरा जंगल जलना शुरू कर देता है। जाओची आग लगाने के बाद वापस लिटिल फेरी के पास आ जाता है और उसे कहता है, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी फायर दिखाने वाला हूँ। ये मत कहना कि तुम्हारे फ्रोजन पैलेस के लोग फायर से नफरत करते हैं। अगर तुम इससे नफरत करती भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो और मैं एक फायर एट्रीब्यूट यूजर हूँ। तुम्हें ये सब कुछ यहाँ पर मेरे साथ देखना ही पड़ेगा। जाओची लिटिल फेरी के पास ही आकर बैठ जाता है और उसे कहता है, यहाँ पर हवा चलती रहेगी, अगर हवा नहीं रुकेगी तो ये फायर आगे फैलती जाएगी और आसपास फैलती जाएगी, जहाँ तक कि प्लेन के ऊपर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सारे के सारे इस फायर से जलकर मर जाएंगे। मुझे यहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर को अपने हाथ से मारना नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डिवाइन ड्रैगन गार्ड वापस आता है और जाओची से कहता है, मैं बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने सेकंड स्टेज को पास कर लिया। और साथ ही वो उसे थर्ड स्टेज के ऊपर ले जाता है। डिवाइन ड्रैगन गार्ड जाओची से कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर नोटिस किया है, तुमने फर्स्ट स्टेज को चूज किया था, तुमने कहा था कि तुम इस लड़की को अपने साथ रखना चाहती हो। वहाँ पर तुम्हारा डिफिकल्टी लेवल डबल हो गया, लेकिन फिर भी तुमने इस लड़की को अपने साथ रखा। फर्स्ट स्टेज में तुमने फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट किया और साथ साथ इसको प्रोटेक्ट करते रहे। तुमने सेकंड स्टेज में भी इस लड़की को अपने साथ रखा और फिर इसको प्रोटेक्ट करते रहे। इसका मतलब यह है कि तुम एक जेन्युइन मर्द हो। तो मेरे ट्रायल का जो तीसरा स्टेज था वो हार्ट के रिलेटेड था और तुम्हारे हार्ट को तो मैंने पहली 2 स्टेजेस में ही देख लिया, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें तीसरी स्टेज को पास करने की जरूरत नहीं है, तुमने पहले तीसरी स्टेज को पास कर लिया है। साथ ही डिवाइन ड्रैगन गार्ड जाओची से कहता है, तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो इंसान, तुम हमारे पहले ऐसे इंसान हो जिसने इस दुनिया के ऊपर डिवाइन ड्रैगन गार्ड की ब्लड लाइन को हासिल किया है। तुमसे पहले कोई भी इस ट्रायल को देने के लिए यहाँ पर नहीं आ सका और ना ही किसी ने ट्रायल को दिया है। जबकि तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है तो मैं तुम्हें यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन गार्ड का ब्लड दूंगा, जिससे तुम्हें ब्लड लाइन की पावर मिलेगी और फिर साथ ही मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जिससे तुम इस लड़की को बचा सकते हो। कि जहाँ पर एक सरप्राइज है, क्योंकि तुमने जहाँ पर डबल डिफिकल्टी के साथ इस टेस्ट को पास किया है तो मैं तुम्हें यहाँ पर 3 डिवाइन ड्रैगन ब्लड के ड्रॉप्स की बजाय ड्रैगन ब्लड के 6 कतरे दूंगा, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ डबल बढ़ेगी। तुम्हें उन 6 ब्लड ड्रॉप्स को अपनी बॉडी के अंदर कंप्लीटली अब्सॉर्ब करना होगा, तभी तुम इस लड़की की जान बचा पाओगे। मैं तुम्हें यहाँ पर 7 दिन का टाइम देता हूँ। 7 दिन में तुम्हें उन 6
6 ब्लड ड्रॉप्स को अपनी बॉडी में कम्प्लीटली फ्यूज करना होगा। ड्रैगन ब्लड को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने से तुम्हें काफी सारे ब्रेक थ्रूज भी मिलेंगे, यानी कि तुम्हारा लेवल भी अप होगा। 7 दिनों के दौरान मैं गारंटी देता हूँ कि मैं इस लड़की की जान बचाकर रखूंगा, मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। 7 दिन पूरे होने के बाद जब तुम ड्रैगन ब्लड को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लोगे, मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जिससे तुम इसकी जान बचा सकते हो। साउची कहता है मैं इस ड्रैगन ब्लड को लिटिल फेरी के साथ बांटना चाहता था, लेकिन अब तुमने कहा है कि इसकी लाइफ बचाने के लिए मुझे 6 के 6 ड्रॉप्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। साउची लिटिल फेरी को वहीं पर लिटा देता है और उसे कहता है अब तुम थोड़ा सा इंतजार करो, सिर्फ 7 दिन में तुम दोबारा से हील हो जाओगी। हमारा साउची वहीं पर बैठकर उस ड्रैगन ब्लड को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है कि उसे अपनी बॉडी के साथ फ्यूज कर सके। जबकि मॉली भी बाहर निकलती है और डिवाइन ड्रैगन कार्ड से कहती है तुम तो सिर्फ एक सोल का टुकड़ा हो, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर पता चल गया कि इसकी बॉडी के अंदर मेरे जैसी एक प्रिंसेस रह रही है। जहाँ पर हमें मॉली के बारे में भी एक सीक्रेट बात पता चलती है। डिवाइन ड्रैगन कार्ड से कहता है मैं तुम्हारे जैसी एक 12 स्टार गार्ड के बारे में कैसे नहीं जान सकता, मुझे तुम्हारी प्रेजेंस के बारे में अच्छी तरह से पता है। तुम 12 स्टार गार्ड्स में से एक गार्डस हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इस दुनिया में क्या कर रही हो? तो डिवाइन गार्ड्स की राम से हो। इस वक्त मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर गॉड स्लेइंग पॉइजन है। लगता है कि स्टार गार्ड राम के अंदर कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है। मॉली उसे कहती है तुम तो सिर्फ एक डिवाइन ड्रैगन हो, स्टार गार्ड राम में क्या कुछ हो रहा है? तुम्हारा उस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि तुम चाहकर भी उस राम में नहीं पहुंच सकते। ड्रैगन गार्ड उसे कहता है मुझे इस सबसे कोई भी मतलब नहीं है, मुझे स्टार गार्ड के लोगों से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस जानना चाहता हूँ क्या वो तलवार मिल गई या नहीं, क्योंकि उस तलवार के अंदर कुछ ऐसा है जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉली उसे कहती है उस तलवार को हासिल करने की चाहत में बहुत सारे गार्ड्स मारे गए, क्योंकि उस वेपन को गार्ड्स को मारने के लिए बनाया गया था। बहुत सारे गार्ड्स उसे अपने लिए हासिल करना चाहते थे। प्रिंसेस तुम्हें इतना बता सकती है कि वो तलवार अभी तक किसी को भी नहीं मिली, क्योंकि बहुत सारे लोग उस तलवार को हासिल करने के चक्कर में मारे जा चुके हैं। सीन में 7 दिन के बाद का दिखाया जाता है। ज़ाओची ड्रैगन गार्ड के ब्लड ड्रॉप्स को अपनी बॉडी में मुकम्मल फ्यूज कर लेता है, जिससे ज़ाओची की मिस्टिक पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ज़ाओची अपनी ट्रू परफॉर्म राउंड के 2nd लेवल से डायरेक्टली 10th लेवल पर प्रमोट हो जाता है। फिर साथ ही ज़ाओची ड्रैगन गार्ड से कहता है ड्रैगन गार्ड जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा कर दिया। 7 दिन के अंदर अंदर मैंने 6 ड्रैगन ब्लड ड्रॉप्स को अपनी बॉडी में फ्यूज कर लिया है। तो अब जल्दी से मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना है, मुझे वो तरीका बताओ जिससे मैं इस लड़की की जान बचा सकता हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 64 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे ज़ाओची लिटिल फेरी की जान बचा सकता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।